अज़रियल ने स्वयं को अन्य लोगों के साथ एक ऊंची चट्टान के किनारे पर खड़ा पाया जो दोनों दिशाओं में अंतहीन रूप से फैली हुई प्रतीत हो रही थी। उनके नीचे भूमि का एक उजाड़ विस्तार फैला हुआ था, एक बंजर भूमि जो सूखे हुए महासागर का भ्रम पैदा करती थी, हालांकि यह किसी भी प्राकृतिक रेगिस्तान से बहुत दूर थी। चट्टान से नीचे की ओर गिरने की ऊंचाई कम से कम 100 मीटर रही होगी, यदि इससे अधिक नहीं, और नीचे की ओर बिखरी नुकीली चट्टानों के कारण गिरने के विचार से ही उसके पेट में मरोड़ उठने लगी। नीचे देखते हुए अज़रियल ने एक अस्थिर सांस छोड़ी और खुद को स्थिर करने के लिए घुटनों के बल बैठ गया। उसकी उंगलियां चट्टान के ठंडे पत्थर के किनारे को छू रही थीं। वह आंखें सिकुड़कर नीचे के दृश्य को समझने की कोशिश कर रहा था। क्या उसका मन उसके साथ छल कर रहा था? चाहे वह कितनी भी देर तक देखता रहे, जमीन किसी प्राचीन दुष्स्वप्न के कब्रिस्तान जैसी लगती थी। विशालकाय विकृत काली चट्टानें धरती से भयानक मुनी हुई आकृतियों में बाहर निकली हुई थीं। कुछ तो भाले की तरह तीखे थे, कुछ अजीब तरह से गोल या दांतेदार थे, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो उसने पहले कभी देखी हो। ऐसा लग रहा था मानो धरती किसी अदृश्य दबाव के कारण विकृत हो गई हो और एक अजनबी परिदृश्य में बदल गई हो। जैसे ही उसकी नज़र उस दृश्य पर घूमी, उसकी सांसें गले में अटक गईं। चट्टानों के बीच भयावह स्मारकों की तरह हड्डियां उभरी हुई थीं। ऊंची हड्डियां, कुछ तो चट्टानों जितनी ऊंची थीं और कुछ तो उनसे भी ऊंची थीं, जिससे बाकी सब कुछ बौना दिखाई दे रहा था। उनकी पीली सतहें एक अप्राकृतिक चमक से चमक रही थीं, जो जमीन पर फैली काली रेत से बिल्कुल विपरीत थी। विशालकाय प्राचीन हड्डियां, जिन्हें लंबे समय से इस वीरान स्थान पर छोड़ दिया गया था, फिर भी उनका विशाल आकार देखकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। इस भूमि पर कभी किस प्रकार के जीव विचरण करते थे? वह ये भी नहीं समझ पाया कि ये अवशेष किस प्रकार के प्राणियों के थे। शायद दिग्गज, या कुछ और भी बुरा, कुछ ऐसा जो उसके दिमाग की समझ से परे हो। हड्डियों के नीचे जमीन पर बिछी काली रेत आसमान की भयावह रोशनी में हल्की सी चमक रही थी। वो कोई साधारण रेत नहीं थी, वो खुद अंधेरे के कण थे, बारीक और ठंडे, ऊपर से आने वाली हल्की रोशनी को सोख रहे थे। वो इस तरह चमक रहे थे कि अप्राकृतिक लग रहे थे। वह खड़ा हुआ और ऊपर देखने लगा, बेचैनी को दूर भगाने की कोशिश कर रहा था। ऊपर का आसमान भी उसके पैरों के नीचे की जमीन जितना ही अजीब था। वहां अंधेरा था, घना अंधेरा था, सूर्य या चंद्रमा का कोई निशान नहीं था, फिर भी वह पूरी तरह से प्रकाश से रहित नहीं था। आकाश में तारे बिखरे पड़े थे, या कम से कम उसने यही मान लिया था कि वे तारे ही थे। पहली नज़र में वे किसी भी सामान्य तारों भरी रात की तरह प्रतीत हुए, विशाल काले कैनवास पर बिखरी हुई रोशनी की छोटी छोटी किरणें। लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। कुछ तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत हो रहे थे, एक पैटर्न में चमक रहे थे और बुझ रहे थे, जिससे उसकी त्वचा सिहर उठी। पब फ्यूचर एड्स, आखिर वहां ऊपर क्या है? अज़रियल को ये बात समझ में नहीं आई। CASC में शून्य तहखाने के द्वार के रूप में जाना जाने वाला विशाल ब्लैक होल ऐसा लग रहा था जैसे उसने उन्हें निगल लिया हो, मानो उन्हें पहली मंजिल पर ले आया हो, जिसे कोई भी भूमिगत मान सकता है। लेकिन यदि ऐसा होता, तो फिर अज़रियल को अपने ऊपर आकाश और तारे, या जो कुछ भी था, क्यों दिखाई देते? शून्य कालकोठरी वास्तव में क्या और कहाँ है? इसमें से कुछ भी समझ में कैसे आया? शायद ये बेहतर होता अगर उसे पता न चलता। चट्टान पर हवा का एक झोंका आया, जिसके साथ नीचे किसी चीज के हिलने की हल्की सी आवाज भी आई। ये सूक्ष्म था, जैसे रेत का खिसकना या चट्टानों पर हड्डियों का दूर से रगड़ना, लेकिन यह वहां था। अज़रियल का चेहरा कठोर हो गया, उसकी नज़र नीचे बंजर भूमि पर चली गई। ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हिल नहीं रहा है, लेकिन उसके बाद जो भयानक शांति छा गई, उससे वह और अधिक तनावग्रस्त हो गया। अरे, देवताओं ने क्या सोचा होगा जब उन्होंने यह मंजिल बनाई होगी? अगर यह वही लोग थे, अज़रियल ने बुदबुदाया, उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसे कुछ पता नहीं था। जब वह जैस्मीन की ओर बढ़ा तो उसकी सांसें थोड़ी सी कांपने लगीं, जो इधर उधर ऐसे देख रही थी जैसे दृश्य कुछ खास प्रभावशाली न हो। उसके आने का आभास पाकर वह उसकी ओर मुड़ी और मुस्कुराए। पहली और दूसरी मंजिल के बीच का अंतर बहुत बड़ा है ना? अज़रियल ने धीरे से सिर हिलाया, उसके चेहरे पर एक परेशानी भरी अभिव्यक्ति छा गई जब उसने आसपास के वातावरण पर नजर डाली। हाँ, ये सचमुच है। हालांकि उन्होंने इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन दूसरी मंजिल को देखना बिल्कुल अलग अनुभव था। ये बहुत भारी लग रहा था, और वह अकेले नहीं थे। सभी कैडेट्स वहां खड़े होकर विचारों में डूबे हुए थे तथा अपने सामने के दृश्य को देखकर दंग रह गए। अज़रियल चट्टानी जमीन पर गिर पड़ा, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक और आह भरी। कुछ गड़बड़ है, तुम थके हुए लग रहे हो। जैस्मिन नीचे झुक गई, उसका चेहरा उसके करीब था। अज़रियल के थकने का कोई कारण नहीं था, उसने पहली मंजिल पर मौजूद घुसपैठियों के झुंड को खत्म करने के अलावा कुछ भी नहीं किया था।
उसने उसकी नज़रों से बचते हुए अपना सिर थोड़ा सा घुमाया। इससे जैस्मीन की जिज्ञासा और बढ़ गई और वह और भी करीब झुक गई, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई देख तो नहीं रहा। अज़रियल, मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? कुछ नहीं, उसने तुरंत कहा। उसके होंठ एक पतली रेखा में सिकुड़ गए। जैस्मीन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। झूठा, तुम्हें कैसे पता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या तुम किसी तरह के मन पाठक हो? तुम्हें अपने छोटे भाई पर भरोसा कहाँ है? तुम्हें परिवार पर भरोसा करना चाहिए, है ना? मेरा आप पर भरोसा उतना ही मजबूत है जितना कि इस सप्ताह मैंने जितने विशालकाय जीवों को मारा है, जो कि वैसे शून्य है। अज़रियल ने उसकी तीखी प्रतिक्रिया पर अपनी जीभ चटकाई तथा उससे आंखें मिलाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह उसे घूरती रही। क्या मैं सचमुच अपना स्पर्श खो रहा हूँ? अन्यथा उसे कैसे पता चलता कि वह झूठ बोल रहा है? एक बार फिर उसके होठों से आह निकली और उसने अभी भी उसके चेहरे की ओर नहीं देखा। क्या मैंने तुम्हें कभी बताया कि मैं तुम हो? अज़रियल ने अपनी मुट्ठी भींच ली और फुसफुसाते हुए उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ऊंचाई से डर लगता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सन्नाटा छा गया। उसने उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की, यद्यपि वह महसूस कर सकता था कि उसकी निगाहें उसके चेहरे पर जल रही हैं। खक, उसके बगल से एक अजीब सी आवाज़ आई, जिससे अज़रियल की भौहें तन गईं और उसने जैस्मीन की ओर देखा। उसका सिर अब नीचे झुका हुआ था। नधक, बहन, उसने अजीब आवाज़ से चिंतित होकर पूछा। वह उसके करीब चला गया। और तब, हा, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, सच में, आप सभी लोगों में से बहुत ही भयानक हैं। चुप हो बदतमीज़। अज़रियल ने फुसफुसाते हुए अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया, जबकि दबी हुई हंसी ने उसके शरीर को हिला दिया, उसकी हथेली को गुदगुदाया। उसके कानों में जलन होने लगी जब उसने महसूस किया कि वह उसके स्पर्श से कांप रही है। जैस्मिन की हंसी ने कुछ कैडेटों का ध्यान आकर्षित किया था और अज़रियल के पास उन्हें स्थिति समझाने का कोई तरीका नहीं था। सच में, यही कारण है कि मैं उसे बताना नहीं चाहता था। अज़रियल क्रिम्सन ऊंचाइयों से डरता है। शून्य क्षेत्र में जीवित रहना, यूरोप में जीवित बचे रहना, कैलियस को चुनौती देना, शीर्ष बनना, इतना साहसी कि वह स्वयं को प्रथम तल पर किनारे कर ले। लेकिन ऊंचाई से डर लगता है। यह उसके सबसे गहरे रहस्यों में से एक था और अब उसे अपनी बहन, जो एक साधारण इंसान थी, के साथ इसे साझा करने का पछतावा हो रहा था। 1 मिनट के बाद वह अंततः शांत होने लगी। अज़रियल ने सावधानी से अपना हाथ छोड़ दिया। तुम अच्छा व्यवहार करोगे? उसने सिर हिलाया, यद्यपि उसने देखा कि उसकी आंखों में अभी भी खुशी नाच रही थी। उसकी अभिव्यक्ति अंधकार में हो गई। जैस्मीन ने गहरी सांस ली, उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। मुस्कुराना बंद करो, अज़रियल ने बड़बड़ाते हुए कहा। इसमें कुछ भी मजाकिया नहीं है। हाँ, ये निश्चित रूप से मजाकिया नहीं है, जैस्मीन ने अपनी मुस्कुराहट को दबाने की कोशिश करते हुए कहा, हालांकि वह और अधिक हंसने से बचने के लिए संघर्ष करती हुई प्रतीत हुई। अज़रियल की नज़रें और भी गहरी हो गईं, उसका मूड और भी खराब हो गया जब उसने देखा कि वह अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको सांत्वना दूं? उसके शब्दों से अज़रियल का चेहरा और भी अधिक काला पड़ गया। या तुम्हारा हाथ पकड़ूं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें फिर से एक गोद तकिया भी दे सकता हूँ। तुम्हारा सोता हुआ चेहरा कितना प्यारा और निडर है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ओह, क्या मैं तुम्हें अपनी आंखें बंद करके उठा लूं? पीठ पर या राजकुमारी की तरह बस नाम बता दो। मैं बहुत ताकतवर हूँ, तुम्हें पता है। अज़रियल का चेहरा इतना उग्र था कि आसपास खड़े कैडेटों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और वे तुरंत अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमाने लगे, उसकी नज़रों से नज़रें मिलाने को तैयार नहीं थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। जैस्मिन का नाम सुनते ही वह सख्त हो गई। हाँ, क्या आपको नहीं लगता कि ये दुखद होगा यदि क्रिम्सन कबीले की उत्तराधिकारी अचानक दूसरी मंजिल पर मर जाए और सारी जिम्मेदारियां आपके बेचारे छोटे भाई पर छोड़ जाए? उसकी आवाज़ ठंडी थी, जिससे जैस्मीन को ठंडा पसीना आ गया और उसने जोर से सिर हिलाया। हाँ, दुखद, ये बहुत दुखद होगा। ऐसा लगता है कि हम एक ही पृष्ठ पर हैं, अज़रियल ने एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा। चलो सुनिश्चित करें कि आप उत्तराधिकारी बनी रहें, ठीक है? जैस्मीन के होठों से एक अजीब सी हंसी निकल गई, क्योंकि अज़रियल की अचानक मुस्कुराहट से उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह उसके शब्दों और व्यवहार से डरी नहीं थी। निश्चित रूप से नहीं। मजाक को छोड़ो, मेरे प्यारे छोटे भाई, जिसकी मुझे बहुत परवाह है, तुम्हारा डर बहुत परेशानी भरा होगा। अज़रियल ने परेशान भाव से उसकी ओर देखा, उसे पहले से ही आभास हो गया था कि क्या होने वाला है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ऐसा कैसे?
जैस्मीन ने चट्टान के किनारे की ओर देखा, जहां अधिकांश कैडेट भयभीत भाव से खड़े या बैठे थे। निस्संदेह वे पहले से ही समझ रहे थे कि उन्हें क्या करना होगा। खैर, तीसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें चट्टान से नीचे उतरना होगा। अज़रियल को पता था कि यह क्षण अवश्यंभावी था। वह ये जानता था, लेकिन जानने से यह आसान नहीं हो गया। ये संभवतः उसके जीवन के सबसे घृणित क्षणों में से एक होगा, जब वह जबड़ा भींचे चट्टान के किनारे को घूर रहा था। काश उस दिन जब वह अपने कमरे में अकेला था, सोलोमन वहां न आया होता। हो सकता है कि उसने ये परीक्षण किया हो कि वह बिना मरे कितनी ऊंचाई तक कूद सकता है। वह बेवकूफ़ जोकर जहां भी हो, हमेशा मेरा मूड खराब करता रहता है। हाँ, अज़रियल ने सुलेमान को दोषी ठहराया। उसकी मुठियां कसती, फिर ढीली होती, बार बार वह अपनी सांस को स्थिर करने की कोशिश करता, धीरे धीरे खुद को शांत करता। उसका चेहरा पढ़ने लायक नहीं रहा। किसी को भी उसकी परेशानी दिखाने देना उचित नहीं था, खासकर अभी। खैर, एक व्यक्ति को छोड़कर जो पहले से ही जानता था। ... और ऐसा लग रहा था कि वे इसका आनंद ले रहे हैं। देवता सचमुच क्रूर हैं। फिर उन्होंने सेलेस्टिना की ओर देखा, जो कुछ कैडेटों ल्यूमिने और येलेना के साथ खड़ी थीं और अपने अगले कदम के बारे में गहन चर्चा कर रही थीं। दूसरी मंजिल पहली मंजिल जैसी बिल्कुल नहीं थी। यह कोई भूल-भुलैया नहीं थी जिसमें दर्पणों के बीच से गुजरने जैसा महसूस हो। इस बार उनकी मदद के लिए कोई भाग्यशाली मंजिल परिवर्तन नहीं होगा। अज़रियल उनके पास आया, उसकी उपस्थिति ने उनकी बातचीत रोक दी और वे उसकी ओर मुड़े। जैसे ही अज़रियल उनके सामने रुका, उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिन्हें वह पहचान नहीं पाया, लेकिन कुछ को वह पहचानता था, जैसे कैडेट कानाए। ऐसा प्रतीत होता है कि सेलेस्टिना ने इस मंजिल पर आगे कोई भी कदम उठाने से पहले दूसरों की सलाह लेने का निर्णय लिया था। तो क्या योजना है? अज़रियल ने पूछा। उसकी नज़रें सेलेस्टिना पर टिक गईं, जिसने भावशून्य भाव से उसकी ओर देखा। योजना? क्या आप इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप अंततः मदद करने जा रहे हैं? सेलेस्टिना के पास खड़े ल्यूमिन ने अज़रियल की ओर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या वह मुझ पर गुस्सा है? पब फ्यूचर एड्स। अज़रियल को ल्यूमिन की आवाज़ में थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट महसूस हुई। हाँ, ठीक है, ये क्लिक किया। वह घबराया हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा सिस्टम से प्राप्त खोज के कारण हुआ। इस पूरे समय ल्यूमिने चिंतित रहा होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसकी अभी भी वही खोज है। अज़रियल ने ल्यूमिने की आंखों से आंखें मिलाते हुए आह भरी। क्या आपको मेरी मदद की ज़रूरत है? इस प्रश्न पर ल्यूमिने ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। संदेह हम करते हैं। किस लिए? ल्यूमिने कुछ देर के लिए हिचकिचाई, कुछ क्षण के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। आखिर किस लिए? अज़रियल को पहले से ही पता था। ल्यूमिने को आश्वासन चाहिए था, अज़रियल की मदद से उसका मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि उसे पता था कि अन्य कैडेट शून्यकाल कोठरी के दौरान सुरक्षित रहेंगे। लेकिन खोज के बिना भी ल्यूमिने को दूसरों की गहरी परवाह थी। उसका मन अभी एकाग्र नहीं था। वह संदेह और शंका से बहुत विचलित था। मैं कितना नीच हूँ, ल्यूमिने को बोलने में संघर्ष करते देख अज़रियल ने सोचा। आप जानते हैं, शून्य प्राणियों को मारना। अज़रियल ने भौहें उठाईं। क्या तुम्हें इसके लिए मेरी मदद चाहिए? मैं एक लालची इंसान हूँ, तुम्हें पता है। अगर मैं यहीं रुका तो मुझे रोक लिया जाएगा, और इस बार मुझे मैनाकोर को बांटने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा भी नहीं था कि यह संभव था। उनका कौशल, कोर रीपर, ये सुनिश्चित करता था कि जिस क्षण वह किसी शून्य प्राणी को मारते थे, वह तुरंत मैनाकोर को अवशोषित कर लेते थे। उन्हें उनके शरीर से निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था, जैसे कि उन्हें यह भी नहीं पता था कि पहली मंजिल पर खाली मैनाकोर के लिए अज़रियल ही जिम्मेदार था। यह एक हास्यास्पद कौशल था, जो अद्वितीय कौशल के बराबर था, बहुत कुछ उसके शून्य मन की तरह। लेकिन दोनों में से कोई भी उनका सच्चा अद्वितीय कौशल नहीं था। अज़रियल के पास कुछ और भी विशेष था। अगर मैं मदद करूं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। कुछ लोग बिना कुछ किए मुझे अपने निजी मैनाकोर सप्लाई के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। लोग यहाँ मर सकते हैं, मेरी मदद से या बिना मेरी मदद के। अगर वे बच गए तो या तो वे ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, या अगर नहीं बच पाए तो दयनीय हो जाएंगे, क्योंकि वे मेरे या तुम्हारे पीछे छिपे थे। ल्यूमिने चुप हो गई, ये जानते हुए कि अज़रियल सही था। अज़रियल और अन्य प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के बीच का अंतर छोटा नहीं था। यही बात ल्यूमिन के लिए भी कही जा सकती है, जिसकी ताकत दूसरों के लिए अधिक स्पष्ट होती जा रही थी। धीरे धीरे कुछ लोगों ने उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया, उसे एक और संभावित नेता के रूप में मानना शुरू कर दिया, जिसे मैनाकोर हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था।
बेशक वही कैडेट तब तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक कि वे आश्वस्त न हो जाएं या उन्हें पर्याप्त समर्थन न मिल जाए, जो कि निकट भविष्य में मिलने वाला नहीं था, विशेष रूप से डार्क किंग के खिलाफ सेलेस्टिना के प्रदर्शन के बाद। अज़रियल ने अपना ध्यान समूह की ओर लगाया और फिर अपनी नज़र सेलेस्टिना पर डाली, जिसके चेहरे पर अभी भी अस्पष्ट भाव था। तो क्या मुझे ये जानने की अनुमति है कि आपने क्या योजना बनाई है? एक क्षण बाद सेलेस्टिना ने सिर हिलाया। बिल्कुल, हम इसे बाद में दूसरों के साथ साझा करने की योजना बना रहे थे। वह चट्टान के किनारे की ओर बढ़ी, जहां से काले रेगिस्तान का नज़ारा दिखाई दे रहा था। अज़रियल एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर उसके पीछे चला गया और उसके बगल में खड़ा हो गया। अंततः वहां से जाने से पहले बाकी लोग चुपचाप उन्हें देखते रहे। ये काफी ऊंचा है ना? उद्धरण चिन्ह ... ये है। बेशक ये बहुत ऊंचा था और अज़रियल को ऊंचाई से डर लगता था। ऐसा नहीं था कि सेलेस्टिना को पता था, न ही उसने किसी और को ये पता चलने देने की योजना बनाई थी। जैस्मीन एक अपवाद थी, जिसका उसे अफसोस था। वे कहते हैं कि काला रेगिस्तान दूसरी मंजिल पर नहीं होना चाहिए। यह इतनी प्रारंभिक मंजिल के लिए बहुत असंतुलित है। अज़रियल ने अपने होंठ एक साथ दबा लिए। जिसने भी इस कालकोठरी को डिज़ाइन किया है, वह स्पष्ट रूप से शांत नहीं था। सेलेस्टिना मंद मंद मुस्कुराए। हाँ, निश्चित रूप से नशे में। शून्य कालकोठरी अराजक घटनाओं का स्थान थी, मंजिलों का परिवर्तन, असंतुलित चुनौतियां और अकथनीय खतरे। ये भ्रामक और जटिल स्थान था, जहां किसी भी समय कोई भी मर सकता था। जितना अधिक आप गहराई में गए, मृत्यु उतनी ही अधिक निश्चित होती गई। हम पहले एक स्काउट को वहां भेजने की योजना बना रहे हैं ताकि पता लगाया जा सके कि हम किससे निपट रहे हैं। अज़रियल की आंखें थोड़ी सी खुल गईं। और स्काउट कौन है? यह एक खतरनाक कार्य था, जो कोई भी जाता, वह अज्ञात में उतर जाता और अपनी जान जोखिम में डालता। मैं, सेलेस्टिना ने कहा, चूंकि मैंने ही इस योजना का प्रस्ताव रखा था और मैं ही इसका नेता हूं, इसलिए यह उचित ही है। लेकिन ल्यूमिने अजीब तरह से इस बात पर अड़े हुए हैं कि उन्हें ही जाना चाहिए। अज़रियल ने समझते हुए सिर हिलाया। ल्यूमिने के कारण भले ही अलग रहे हों, लेकिन दूसरे नंबर के प्रथम वर्ष के छात्र होने के नाते वह सबसे अच्छा विकल्प था। तो क्या वह अब नीचे जा रहा है? सेलेस्टिना ने अपना सिर हिलाया। नहीं। फिर येलेना ने प्रस्ताव दिया और कहा कि वह इस काम के लिए ज्यादा उपयुक्त है। तब से हम इस बारे में बहस कर रहे हैं, जब तक कि तुम नहीं आ गए। अज़रियल ने फिर सिर हिलाया। येलेना एक और उत्कृष्ट विकल्प थी। प्रारंभिक वर्षों में बहुत कम लोग उसकी सहज प्रवृत्ति और संवेदनाओं की बराबरी कर पाते थे। हाँ, कम से कम अभी तो कोई वापस नहीं जाना चाहता। सेलेस्टिना थकी हुई लग रही थी, जब वे दोनों काले रेगिस्तान को देख रहे थे। कभी कभी हवा चलती थी। यदि कोई जाना चाहता है तो जा सकता है। वह थोड़ा ऊंचा मंच, जहां डार्क किंग का सिंहासन था, अब एक छोटा सा ब्लैक होल बन गया है। इसमें कदम रखने पर उन्हें सिंहासन कक्ष के द्वार के बाहर वापस भेज दिया जाएगा, हालांकि इसके बाद उन्हें कालकोठरी से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। अज़रियल चुपचाप उसके पास खड़ा रहा, ये जानते हुए कि वह अकेला डरा हुआ व्यक्ति नहीं था। इतनी ऊंचाई पर खड़े होकर कोई भी यह जान सकता है कि उसे जल्द ही खतरे में पड़ना पड़ेगा। कुछ क्षणों के बाद अज़रियल ने चुप्पी तोड़ी। उद्धरण चिन्ह ... मैं जाऊंगा। हाँ, सेलेस्टिना ने अपना सिर उसकी ओर झुका दिया। क्या? नहीं, लेकिन क्यों? इसे आप मुझे पहली मंजिल पर कुछ भी किए बिना अपने साथ चलने देने के लिए धन्यवाद देने का मेरा तरीका समझें। सेलेस्टिना ने पलकें झपकाईं, फिर अपना सिर हिलाया। नहीं, लेकिन बहुत से अन्य लोगों ने भी कुछ खास नहीं किया। हम में से अधिकांश लोगों के पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। वह सही थी। कैडेटों के एक समूह के साथ यात्रा करने का मतलब था कि हर किसी को उचित कार्रवाई का हिस्सा नहीं मिल पाता था। फिर भी अज़रियल ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने आपके पीछे वही करने का इरादा लेकर आए जो आपने कहा था। मैंने ऐसा नहीं किया। वैसे मैं अब भी ऐसा नहीं कर रहा हूँ। तो इसे मेरी तरफ से भुगतान समझिए कि मैंने इस मंजिल पर भी बिना कुछ किए मुझे आपके पीछे पीछे आने दिया। सेलेस्टिना ने बोलने से पहले अपने होंठ भींच लिए। ठीक है, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है। मैं बाकियों को बता दूंगा और तुम कल चले जाओगे। नहीं, अज़रियल ने उसकी बात बीच में ही रोक दी और वह आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी। तुम और बाकी लोग जिन्होंने डार्क किंग से लड़ाई की थी, अभी भी थके हुए हो और तुम्हारा मन वापस नहीं आया है। मैं जाता हूँ, तुम यहीं आराम करो। इसमें बस एक दिन लगेगा, सबके ठीक होने के लिए काफ़ी समय। लेकिन कोई बात नहीं, मैं ये अपनी मर्जी से कर रही हूँ। और हाँ, अपनी प्यारी बहन से कह देना कि अगर वो मेरे पीछे आएगी तो मैं माँ को उसके खास कलेक्शन के बारे में बता दूंगी। सेलेस्टिना उलझन में दिख रही थी, वह उसके शब्दों को समझने की कोशिश कर रही थी।
विशेष संग्रह। कौन सा संग्रह? अज़रियल मुस्कुराया। आप उससे ये पूछ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सुनिश्चित करें कि आप मरे नहीं और यदि आवश्यक हो तो भाग जाएं। मूर्खतापूर्ण मौत मरने का कोई मतलब नहीं था। अज़रियल ने अपना सिर हिलाया। वह संभवतः यहाँ सबसे तेज दौड़ने वालों में से एक था, इसलिए भागना एक ऐसी चीज़ थी जिसे वह निश्चित रूप से कर सकता था, और यदि आवश्यकता पड़ी तो वह निश्चित रूप से करेगा। मैं करूँगा, शुक्रिया। अब जाओ और सो जाओ। यही बात ल्यूमिन और येलेना से भी कहो। वह यही बात वर्जिल को भी बताने को कहता, लेकिन वह व्यक्ति पहले से ही थोड़ा ऊंचे मंच के पास सो रहा था। सेलेस्टिना हिचकिचाई, लेकिन अंततः सिर हिलाकर उसे शुभकामनाएं दी और जाने के लिए मुड़ गई। प्रशिक्षक अन्य कैडेटों के साथ व्यस्त थे, जबकि जैस्मीन भी व्यस्त लग रही थी। तीनों प्रशिक्षक कैडेटों के दिमाग से दूर रहने के अपने नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, जिससे अज़रियल को हंसी आ गई। उसने आह भरी, अपनी दृष्टि चट्टान की ओर घुमाए और दांत पीसना शुरू कर दिया। यह इतना ऊंचा क्यों होना चाहिए? गंभीरता से अज़रियल की इच्छा होने लगी थी कि वह उस व्यक्ति को मुक्का मार सके जिसने इस फर्श को डिज़ाइन किया था। वहां तक पहुंचने में 1 या 2 घंटे लगेंगे, शायद इससे भी अधिक। बिना समय बर्बाद किए उसने चारों ओर नज़र घुमाकर यह सुनिश्चित किया कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है, और फिर वह खतरनाक तरीके से चट्टान से नीचे उतरने लगा। अरे यार, मैं क्या सोच रहा था, अपनी इच्छा से ऐसा करने का प्रस्ताव रख रहा था। हवा अज़रियल के चेहरे पर जोर से टकरा रही थी। वह दांतेदार चट्टान से चिपका हुआ था, उसकी उंगलियां पकड़ने के लिए दरारों या किनारों की तलाश कर रही थीं। प्रत्येक झोंका एक भूसे की तरह महसूस हो रहा था। ठंडी हवा उसकी खुली त्वचा को कुतर रही थी, और नीचे उतरते हुए प्रत्येक कदम को मौत के साथ एक लापरवाह जुआ की तरह महसूस हो रहा था। किसी अन्य दिन वह शायद खुद पर हंस रहा होता, ये जानते हुए कि उसकी गर्दन पर ब्लेड लगा होने पर भी वह काम नहीं करता जो वह अभी कर रहा है। लेकिन वह यहाँ था, वह एक काम कर रहा है जिसके लिए उसने कसम खाई थी कि वह कभी नहीं करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऊंचाइयां उनकी सबसे बड़ी दुश्मन थीं। एक गलत कदम, एक फिसलन, और वह नीचे काली रेत में गिर जाएगा। एक त्वरित, क्रूर अंत। आखिर बाकी लोग मेरी तरह इस चट्टान से नीचे कैसे उतरेंगे? अज़रियल के विपरीत, अधिकांश कैडेट इतने मजबूत नहीं थे। यद्यपि उसे अपनी गति पर अधिक गर्व था, लेकिन वह जानता था कि वह अधिकांश प्रथम वर्ष के छात्रों से अधिक मजबूत है। शायद ल्यूमिन को छोड़कर बाकी सभी। वह अभी भी निश्चित नहीं था कि वह ल्यूमिन को लड़ाई में हरा सकता है या नहीं, ल्यूमिन की सारी क्षमता के बावजूद भी नहीं। असंतुलित। हाँ, ये पूरा फर्श असंतुलित है। अज़रियल ने सावधानी से अपना वजन बदला, हर कदम पर स्थिरता की तलाश में। चट्टानें असमान थीं, उसके जूतों के नीचे टूट रही थीं, और ढीली बजरी अंधेरे में लुढ़क रही थी। हर बार ऐसा होने पर उसका दिल सीने में उछल पड़ता था और उसकी पकड़ सहज ही मजबूत हो जाती थी। उसके ऊपर तारों से भरा आसमान मानो एक घूमता हुआ दमनकारी शून्य सा लग रहा था, जो उसे दबा रहा था, और उस विशाल खुले ढलान में घुटन सी महसूस हो रही थी। मानो अंधेरा खुद उसे देख रहा था, उसकी किसी गलती का इंतजार कर रहा था। दांत पीसते हुए अज़रियल बिना किसी सुरक्षा के धीरे धीरे चट्टान से नीचे उतरता रहा। किसी को पता नहीं था कि वह ऐसा कर रहा है, शायद सेलेस्टिना को छोड़कर। उसने भी नहीं सोचा होगा कि वह इस तरह नीचे उतरेगा। वह सावधानीपूर्वक कदम बढ़ाते हुए नीचे उतरा। एक समय ऐसा आया जब उसके पैर के नीचे की चट्टान टूट गई, जिससे वह ढीली बजरी में बदल गई और उसका पैर उसके नीचे से फिसल गया। उसका दिल धड़क उठा, एक भयावह क्षण के लिए, जब उसकी उंगलियां चट्टान के दांतेदार किनारों पर बड़ी मुश्किल से टिकी हुई थीं। लेकिन वह गिरा नहीं। अज़रियल आगे बढ़ता रहा। तारांकन 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 तारांकन। हू। अज़रियल ने गहरी सांस छोड़ते हुए काली रेत पर गिरते हुए आखिरकार नीचे पहुंच गया। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था और उसने कांपते हाथ से उसे पोंछा। पब फ्यूचर एड्स। गर्मी दमघोंटू थी, न केवल चढ़ाई के कारण, बल्कि उसके नीचे अस्वाभाविक रूप से गर्म काले रेगिस्तान के कारण भी। वहां कोई सूरज दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वह सीधे उसकी निरंतर चमक के नीचे खड़ा हो। चढ़ाई में 4 घंटे से अधिक का समय लग गया था, और उसके पास वापस लौटने के लिए केवल 20 घंटे बचे थे, जैसा कि उसने सेलेस्टिना से वादा किया था। जिस तरह से वह नीचे उतरा वह बेपरवाह था, बहुत ज्यादा बेपरवाह। उसे शक था कि सेलेस्टिना ने भी उससे इतनी खतरनाक चीज करने की उम्मीद नहीं की होगी, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। वह दिखाई देना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और उसे इस मंजिल पर अकेले रहने की जरूरत थी। यहाँ उसे कुछ काम करना था और दूसरों को साथ लाने से चीजें और जटिल हो जाएंगी। बाद में वापस ऊपर चढ़ने के बारे में सोचते ही उसके मन में भय की भावना उत्पन्न हो गई। उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया।
मैं इसे अब से 20 घंटे बाद अपने ऊपर छोड़ दूंगा। अज़रियल ने अपने हाथों की ओर देखा। वे चोटिल, खरोंचे हुए और खून से लथपथ थे। अपनी स्टोरेज रिंग पर एक तेज थपकी से उसकी हथेली में एक स्वास्थ्यवर्धक औषधि प्रकट हुई। जैसे ही वह उसे पीने वाला था, मैं इसकी अनुशंसा नहीं करूंगा। कभी कभी छोटे घावों के लिए अपने शरीर को स्वयं ठीक होने देना बेहतर होता है। सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। अज़रियल चौंका और औषधि काली रेत पर गिर पड़ी। पल भर में शून्य भक्षक उसके खून से सने हाथों में था, जो रक्षात्मक मुद्रा में उसके सामने उठा हुआ था। आवाज का स्रोत ढूंढते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। फिर उनकी पहचान और व्यापक हो गई। उसके सामने एक परिचित व्यक्ति खड़ा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी तथा उसके हाथ लापरवाही से उसकी पीठ के पीछे थे। प्रशिक्षक केविन, वह यहाँ कैसे आया? अज़रियल को यकीन था कि किसी ने उसे चट्टान से नीचे उतरते नहीं देखा था और न ही किसी ने उसका पीछा किया था। तो फिर वह कैसे प्रकट हुआ था? सचमुच, बिना किसी उपकरण के उस चट्टान से नीचे उतरना। क्या तुम्हें मौत का डर नहीं लगता? प्रशिक्षक केविन करीब आए, उनका स्वर लगभग चिढ़ाने वाला था। अज़रियल की आंखें फिर से सिकुड़ गईं, जिससे केविन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपने हाथ ऊपर उठा दिए। शांत हो जाओ, मेरे राजकुमार। मैं ये सुनिश्चित करने के लिए यहाँ हूँ कि तुम मरो नहीं। हाँ, हम ड्रोन भेज सकते थे, लेकिन जब बात तुम्हारी हो या किसी भी महान संतान की, तो हम कोई जोखिम नहीं उठा सकते। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। प्रशिक्षक के शब्दों में कोई धोखा न देखकर अज़रियल ने शून्य भक्षक को नीचे कर दिया, थोड़ा आराम किया। हालांकि उसने हथियार को पूरी तरह से खारिज नहीं किया। ऐसा प्रतीत होता था कि प्रशिक्षक उसके साथ घटित होने वाली किसी भी घटना के परिणामों के बारे में अधिक चिंतित थे, विशेष रूप से क्रिम्सन कबीले से उसके संबंध को देखते हुए। यद्यपि कैडेटों को बताया गया था कि इस यात्रा में उनकी मृत्यु हो सकती है, तथा यदि उनके कार्यों के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है तो कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, तथापि यह नियम स्पष्ट रूप से इज़राइल या किसी भी महान कुल के बच्चों पर लागू नहीं होता था। मेरे आसपास होने पर तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, केविन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं एक बेहतरीन यात्रा साथी हूँ। इसके अलावा मैं, एलिसिया और बेंसन, इन सब के बीच में सबसे मजबूत और सबसे मज़ेदार हूँ। अज़रियल ने एक क्षण के लिए उसे शून्य दृष्टि से देखा, फिर एक हताश आह भरी। खैर, आप प्रशिक्षक हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपके खिलाफ जा सकता हूँ। केविन की मुस्कान चमक उठी। मैं आपके सहयोग के लिए आभारी हूँ, मेरे राजकुमार। गर्मी असहनीय पाकर अज़रियल ने अपनी अकादमी की वर्दी की आस्तीन ऊपर चढ़ा ली। यद्यपि ये लचीलेपन और युद्ध के लिए डिज़ाइन की गई सामग्री से बना था, लेकिन इसने उसे काले रेगिस्तान की दमनकारी गर्मी से बचाने में कोई मदद नहीं की। प्रशिक्षक केविन ने पलकें झपकाईं, उनकी नज़र अज़रियल के बाएं हाथ पर पड़ी, जो पट्टियों में कसकर बंधा हुआ था, जिससे त्वचा छिपी हुई थी। राजकुमार, तुम्हें कोई और चोट लगी है? अज़रियल ने उसकी निगाह का अनुसरण किया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। ओह, वह बुदबुदाया। उसे एहसास हुआ कि वह अपना निशान छिपाना भूल गया था। जो हो गया सो हो गया। कंधे उचकाते हुए उसने इसे सहजता से खारिज कर दिया। ये चोट मुझे शून्य लोक में रहने के दौरान लगी थी। दुर्भाग्य से कोई भी स्वास्थ्य औषधि इसे ठीक नहीं कर सकती। प्रशिक्षक केविन की अभिव्यक्ति जटिल हो गई, उनके चेहरे पर उदासी की झलक दिखाई देने लगी। मैं समझ गया, मुझे ये सुनकर दुख हुआ। किसी भी बच्चे को वह सब नहीं सहना चाहिए था जो तुमने सहा। अज़रियल को उसकी बातें सुनकर एक अजीब सा मज़ा आया। ऐसा नहीं था कि केविन को सच में पता था कि क्या हुआ था, और अज़रियल ने कभी किसी को ये कहानी नहीं बताई थी। हाथ हिलाकर उसने चिंता को टाल दिया। कोई बात नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ जिसने कष्ट झेला है। इस दुनिया में हर किसी का अपना बोझ होता है। केविन ने सहमति में सिर हिलाया, फिर मुस्कुराया। मुझे लगता है कि यह सच है, मेरे राजकुमार। अज़रियल ने अपनी आस्तीन वापस नीचे खींचने की जहमत नहीं उठाई। दूर की ओर सिर हिलाते हुए वह बोला, मुझे जल्द ही ऊपर लौटना होगा। उस चट्टान तक के क्षेत्र का सामान्य अवलोकन करने के बाद हम वापस चलेंगे। उन्होंने एक बड़ी, नुकीली चट्टान की ओर इशारा किया जो बाकी परिदृश्य से अजीब तरह से अलग खड़ी थी। प्रशिक्षक केविन ने सिर हिलाया। बिल्कुल, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा, लेकिन चिंता मत करो, मैं किसी भी झगड़े में दखल नहीं दूंगा, मेरे राजकुमार। उसकी आवाज़ में उत्साह का भाव था। अज़रियल समझ सकता था कि ऐसा क्यों हुआ। अकादमी के प्रथम वर्ष के शीर्ष छात्र के रूप में उन्होंने अभी तक अपनी असली ताकत नहीं दिखाई थी, केवल बिजली और बर्फ के प्रति अपनी आत्मीयता को दर्शाया था और पहली मंजिल पर कुछ घुसपैठियों को खदेड़ा था। उनके बारे में ऑनलाइन इतनी सारी अफवाहें फैल रही थीं कि लोगों का उनसे बड़ी उम्मीदें रखना स्वाभाविक था। बिल्कुल भी दबाव नहीं। बिना कुछ कहे अज़रियल चलने लगा, प्रशिक्षक केविन भी उसके साथ चलने लगे।
दोनों चुपचाप आगे बढ़ रहे थे, अन्यथा शांत रेगिस्तान में उनके जूतों की चरमराहट ही एकमात्र ध्वनि थी। गर्मी अभी भी अज़रियल को जकड़े हुए थी, लेकिन अब वह इसे अधिक सहनीय पा रहा था। उसका शरीर धीरे धीरे दमनकारी गर्मी के साथ समायोजित हो रहा था। काली रेत से निकलती गर्मी झिलमिलाती लहरों के रूप में क्षितिज को विकृत कर रही थी। केविन के बातूनी स्वभाव के बावजूद वह सम्मानपूर्वक चुप रहा, कभी कभी अज़रियल की ओर देखता, मानो ये जानने की कोशिश कर रहा हो कि उसके मन में क्या चल रहा है। अज़रियल ने शांति की सराहना की। हर कदम के साथ उसके पैर काली रेत में धंसते जा रहे थे और उसके वजन से रेत के कण हिल रहे थे। उसके आसपास सफ़ेद हड्डियां बिखरी पड़ी थीं, कुछ विशाल और प्राचीन, कुछ छोटी और नाजुक, मानो बहुत पहले भूले हुए जीवों के अवशेष हों। कभी कभी वह किसी पर पैर रख देता था तथा अपने जूतों के नीचे से उसकी चटकने की आवाज़ सुनता था, हालांकि वह इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। उनके चारों ओर अंतहीन रूप से फैली काली रेत का विशाल विस्तार उन्हें एक अजीब शांति का क्षण दे रहा था, भले ही यह शांति अल्पकालिक थी। शुद्ध सफ़ेद लैब कोट पहने पुरुष और महिलाएं व्यवस्थित ढंग से रोगाणुरहित, फ्लोरोसेंट रोशनी वाली प्रयोगशाला में घूम रहे थे। कमरा प्रयोगशाला के सामान्य उपकरणों से भरा हुआ था, सूक्ष्मदर्शी, रसायनों की शीशियां तथा डेटा विश्लेषण से युक्त कंप्यूटर। मशीनों की धीमी बीप की आवाज़ धीरे धीरे गूंज रही थी। एक बड़ी खिड़की से देखने पर बर्फ का अंतहीन विस्तार दिखाई देता था, जहां तक नजर जाती थी सफ़ेद रेगिस्तान फैला हुआ था। बर्फ के टुकड़े आसमान से आलस से गिर रहे थे, जो चटक नीले होने के बावजूद दृश्य को कोई गर्माहट नहीं दे रहे थे। सुबह के 4 बज रहे थे, लेकिन बाहर की चमक से ऐसा लग रहा था जैसे दिन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा हो। वैज्ञानिकों के बीच काली सैन्य वर्दी पहने 3 व्यक्ति खड़े थे। उनमें से एक, जिसके बाल काले थे और आंखें भी काली थीं, दबी हुई हंसी का निशाना बन गया। अन्य लोगों, सैनिकों और वैज्ञानिकों ने अपनी हंसी को दबाने की पूरी कोशिश की। उनकी मुस्कुराहट उनके प्रयासों को उजागर कर रही थी। उनके मनोरंजन के केंद्र में बैठा व्यक्ति अविचलित खड़ा रहा और भावशून्य भाव से उन्हें घूरता रहा। जी महान्यायपालक दांते, तुम्हें सचमुच अपना सारा समय अज़ुसा पर्वतों में बिताना बंद कर देना चाहिए। तुम्हारे लिए भी अकेले रहना बहुत खतरनाक है। उनमें से एक व्यक्ति ने अपनी हंसी दबाते हुए बोलने की कोशिश की, लेकिन उनमें से किसी ने भी दांते की बात को गंभीरता से नहीं लिया। वे ऐसा क्यों करेंगे? वह आदमी शायद ही कभी दिखाई देता था, और जब भी दिखाई देता था तो हमेशा उन सुनसान पहाड़ों में महामहिम के आदेशों की प्रतीक्षा में इधर उधर भटकता रहता था। वे उसे बिल्कुल भी समझ नहीं सके। यद्यपि वह उन सभी से अधिक शक्तिशाली था, फिर भी दांते ने कभी उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। आमतौर पर, हाँ, ब्रान सही कह रहा है। तुम्हारा वह तथाकथित भगवान तो बस। कमरे में सन्नाटा छा गया, मानो उन पर ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी गई हो। वे सभी ठिठक गए और अपनी जीभ काटने लगे। दांते की आंखें सिकुड़ गई थीं और हवा में भार बढ़ गया था, जो भारी और दमनकारी हो गया था। उनकी मुस्कुराहटें फीकी पड़ गईं। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि महामहिम के बारे में मत बोलो, है ना ब्रान? दांते की आवाज़ ठंडी और तीखी थी। महामहिम के बारे में एक और शब्द और मैं यहाँ हर आदमी की जीभ को फाड़ दूंगा और उन्हें एक भेंट के रूप में पेश करूंगा। सभी पुरुषों ने गहरी सांस ली और उग्रता से सिर हिलाया। केवल शून्य कमांडर ब्रान और ब्रान को छोड़कर जुड़वां, भूरे बालों और भूरी आंखों वाले बाकी लोगों से अलग खड़े थे। सर डांटे, ब्रान ने तनावपूर्ण स्वर में कहा। पब फ्यूचर एड्स, ये कब तक चलेगा? आप जो कर रहे हैं वह देशद्रोह है। आप अपने महामहिम की सेवा उनके महान सर्वोच्च आर्कन की बजाय कर रहे हैं। आपने फ्रांस के हर सैन्य अड्डे को नष्ट कर दिया और बिना अनुमति के सैनिकों का कत्लेआम किया। आप वास्तव में किसके पक्ष में हैं? जब डांटे ने अपनी नज़र ब्रान की ओर घुमाई तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई ब्लेड ब्रान के गले के ऊपर मंडरा रहा हो। उसके होठों पर अचानक एक मुस्कुराहट आ गई। जुड़वां भाई बहन एक दूसरे को उलझन भरी निगाहों से देख रहे थे, जबकि अन्य भाई बहन बेचैनी से भरे दिख रहे थे। आप गलत हैं, ब्रान, डांटे ने धीरे से कहा। नियोजेनेसिस ने सदैव महामहिम की सेवा की है। फ्रांस की मेरी यात्रा व्यर्थ नहीं गई। उनका भ्रम गहराता गया, लेकिन दांते ने अपनी बात जारी रखी। राजकुमार अज़रियल क्रिम्सन वहां थे। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कमरे में सदमे की लहर दौड़ गई। सभी की निगाहें दांते पर टिकी थीं। क्या क्रिम्सन कबीले का राजकुमार फ्रांस में था? क्यों? वह अभी अभी शून्य लोक से लौटा था, दांते ने उत्तर दिया। मुझे लगता है कि महामहिम ने मुझे राजकुमार को वापस लाने के लिए भेजा था, लेकिन जब तक मैं पहुंचा वह जा चुका था। मुझे एक अड्डे पर सैनिकों से पूछताछ के बाद ही पता चला कि वह वही था। उस राजकुमार का इन सब से क्या लेना देना है? ब्रैन ने झल्लाकर कहा। हम उसे मरना चाहते हैं, याद है?
वह भविष्य के लिए खतरा है और हमें उससे छुटकारा पाना होगा। दांते की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई, एक बेचैन करने वाली अभिव्यक्ति जो उनमें से किसी ने भी उसके चेहरे पर पहले कभी नहीं देखी थी। जब उन्होंने उसे अपने स्टोरेज रिंग पर टैप करते देखा तो पूरे कमरे में एक ठंडक दौड़ गई। उसके हाथ में एक छोटी सी वस्तु दिखाई दी। वह क्या है? एक रिकॉर्डिंग डिवाइस। दांते ने बटन दबाया। ज्यादा कुछ नहीं, असल में सिर्फ दो चीजें। अचानक कमरे में एक आदमी की आवाज गूंजी। सब लोग चुप हो गए और ध्यान से सुनने लगे। सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि शून्यकाल कोठरी के बाहर चाहे कुछ भी हो जाए, जो लोग पहले से ही अंदर हैं उन्हें रद्द करने और सतह पर लौटने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। मैं व्यक्तिगत रूप से अंदर की किसी भी समस्या को संभालूंगा। जैसे जैसे शब्द उनके मन में उतरते गए, उनके भाव कठोर होते गए। बहुत अच्छा, मुझे भी यही उम्मीद थी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रिकॉर्डिंग में महिला की आवाज़ सुनकर उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह आवाज़, ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरा, प्रवेश परीक्षा के बाद मेरी रैंकिंग। मैं चाहता हूं कि इसे यात्रा के अंत तक छिपाया जाए या यदि संभव हो तो कम कर दिया जाए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। भ्रम की स्थिति है। हो, अगर आपकी रैंक कम है तो आज फैलाई गई अफवाहें झूठी लगेंगी, जिससे आपकी प्राथमिकता कम हो जाएगी और आपको कम आंका जाएगा। वे उच्च रैंकिंग वाले छात्रों पर ज्यादा ध्यान देंगे, बिना ये जाने कि उनके बीच एक ग्रेड 3 इंटरमीडिएट छिपा है, जब तक कि बहुत देर न हो जाए। हाँ, डांटे ने बटन टैप किया और रिकॉर्डिंग समाप्त हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया, जो केवल कंप्यूटर की लगातार बीप की आवाज से टूट रहा था। यंत्र से 3 आवाजें गूंजी थीं, 2 पुरुष, 1 महिला। सबने उनमें से 2 को पहचान लिया, संत सोलोमन और हेडमिस्ट्रेस फ्रेया। लेकिन दूसरी आवाज, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, राजकुमार अज़रिएल क्रिम्सन। दांते ने रिकॉर्डिंग डिवाइस को वापस अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया। उसकी निगाहें संतुष्टि से कमरे पर घूम रही थीं। ये समझ में नहीं आता। तुम क्या कह रहे हो, दांते? ब्रैन की उलझन क्रोध में बदल गई और उसने घूर कर देखा। दांते की मुस्कान चिंताजनक रूप से चौड़ी हो गई तथा एक अंधकार में रूप में बदल गई। उनके शरीर तनावग्रस्त हो गए तथा उनकी रीढ़ की हड्डी में भय का भाव रेंगने लगा। उसकी अभिव्यक्ति भयावह थी। शून्यकाल कोठरी पर हमले की सूचना लीक हो गई थी। क्या तुमने हमें धोखा दिया? दांते ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर अभी भी भयानक मुस्कान थी। उसके होठों से एक हल्की, बेचैन कर देने वाली हंसी निकली। बिल्कुल नहीं, महामहिम, हम सबसे ज्यादा स्पष्टता से देखते हैं। अज़रिएल क्रिम्सन महामहिम के लिए काम करते हैं और हमारे लिए भी। जुड़वां भाई अविश्वास से पलकें झपकाने लगे। उनका भ्रम और गहराता गया। आपने अभी अभी क्या कहा? दांते ने अपनी बाहें फैला दी। उसकी आवाज लगभग श्रद्धापूर्ण थी। आह, क्या ये सुंदर नहीं है? महामहिम ने सभी को कितनी आसानी से मूर्ख बना दिया है, उनके दिमाग को घुमाते हुए, उनकी धारणाओं के साथ खेलते हुए, जब तक कि बहुत देर न हो जाए। ये शानदार है ना? वैज्ञानिक और जुड़वां भाई उसे बढ़ती हुई दहशत से घूर रहे थे। दांते के चेहरे पर आंसू बहने लगे। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी बाहें फैली हुई थीं और वह आनंदित समाधि में खोया हुआ था। ऐसी भव्यता का हिस्सा बनना, मेरा जीवन कभी इतना संपूर्ण नहीं लगा। और जब महामहिम मुझे पुरस्कृत करेंगे, आह, मैं इंतजार नहीं कर सकता। ब्रान ने अपना सिर पकड़ लिया, लड़खड़ाते हुए कुर्सी पर गिर पड़ा और अविश्वास में अपने माथे पर मालिश करने लगा। ये बहुत ज्यादा है। दूसरी ओर ब्रैन गुस्से से तमतमाते हुए दांते की ओर बढ़ा। उसने दांते के कंधों को पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। उनके चेहरे एक दूसरे से कुछ इंच की दूरी पर थे। महाधिवक्ता दांते, क्या तुम पागल हो गए हो? उस रिकॉर्डिंग में जो कुछ है वह वास्तविकता से बिल्कुल मेल नहीं खाता। अज़रिएल क्रिम्सन अपना पद नहीं छिपा रहा है, वह तो सर्वोच्च है। और यदि किसी चमत्कार से वह हमारे पक्ष में आ भी जाए तो भी हमें योजना रद्द करनी होगी। यदि अज़रिएल क्रिम्सन उनका दुश्मन था तो उसे खत्म करना ही होगा। लेकिन यदि वह सचमुच सहयोगी था, उनके पक्ष में एक राजकुमार होने की संभावना सब कुछ बदल सकती है। फिर भी दांते केवल मुस्कुराए, स्थिति की गंभीरता से बेपरवाह। बिल्कुल, उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया। उन्हें महामहिम की असली योजना जानने के लायक कोई नहीं है, राजकुमार के अलावा। तुम पागल हो, तुम अपना दिमाग खो चुके हो। ब्रान लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया और डांटे पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी। घृणा से उसका चेहरा मुड़ गया और वह लड़खड़ाता हुआ दूर चला गया। वह आदमी पूरी तरह से पागल हो चुका था। अब उसके पास तर्क करने के लिए कुछ नहीं बचा था। यहाँ क्या हो रहा है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। धड़, ये सब एक पल में घटित हो गया।
जैसे ही ब्रान के पीछे से वह आवाज आई, कमरे में मौजूद हर व्यक्ति घुटनों के बल गिर पड़ा और उसके सिर नीचे झुक गए। यहाँ तक कि दांते भी। हवा इतनी दमघोंटू हो गई कि उसके भार से उनके फेफड़े कुचलने लगे। दिल भय से धड़क रहे थे, प्रत्येक धड़कन पसलियों पर ढोल की तरह धड़क रही थी, जो अधिक तेज और अनियमित होती जा रही थी। डर, शुद्ध, अविचल भय, बस यही उन्होंने महसूस किया। दांते के होंठ कांप रहे थे, उसकी आंखें फर्श पर चिपकी हुई थीं। उसकी आवाज़ मुश्किल से फुसफुसाहट जैसी थी, उसकी सांस गले में अटकी हुई थी। हेप्टा, आरसी। उनके चेहरों से खून सूख गया। जैसे ही उन्हें किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ, उसकी निगाहें उनमें घुस गईं और वे वहीं जम गए। हेप्टाक ज़ोरान, मैं शून्य लोक में 1 साल बिताने के बाद गिरते आकाश की सफाई करते हुए वापस लौटता हूँ, और पहली चीज़ जो मैं देखता हूँ वह है एक दूसरे से लड़ते हुए जोकरों का एक समूह। क्या यहाँ रुकना एक गलती थी? नहीं, मेरे प्रभु, कृपया हमें माफ़ करें। ये बस एक स्थिति उत्पन्न हो गई है। ब्रान की आवाज़ कांप उठी, उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि ऊपर देखे। उनमें से किसी ने भी ऐसा नहीं किया। वैज्ञानिक जमीन पर फैले पड़े थे, बेहोश। ओह, और वह स्थिति क्या होगी? शून्य काल कोठरी पर हमला करने की योजना लीक हो गई थी। मुझे माफ़ करना, हम जानते हैं कि एशिया में 4 महान राजाओं के रहते काम करना कितना मुश्किल था। कृपया हमें इसे ठीक करने दीजिए। ब्रान ने अपना माथा जमीन पर पटक दिया। ब्रान ने भी तुरंत उसका अनुसरण किया, लेकिन दांते नहीं हिला। उद्धरण चिन्ह ... योजना कैसे लीक हुई? ज़ोरान की आवाज़ धीमी हो गई और अधिक गहरी और अधिक खतरनाक। कंपन और भी बढ़ गया। वे तीनों इतनी जोर से कांप रहे थे कि उनकी त्वचा से पसीना बहकर फर्श पर टपक रहा था। पीपी राजकुमार अज़रिएल ने इसे एस संत सोलोमन और हेडमिस्ट्रेस एफ फ्रेया को लीक कर दिया। ब्रैन हकला रहा था, मुश्किल से बोल पा रहा था। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, कमरे में भयानक सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि कंप्यूटर की हल्की बीप भी बंद हो गई थी। उनके दिल दर्द से सिकुड़ गए। एक ही विचार उनके मन में आया, क्या मैं पहले ही मर चुका हूँ? वे हिले नहीं, किसी की हिम्मत नहीं हुई। सन्नाटा अंतहीन रूप से फैल गया, समय बहुत धीमा हो गया। ऐसा लगा जैसे उन्हें अपनी गर्दन के चारों ओर कसते अदृश्य फंदे से मुक्त होने में अनंत काल लग गया। उद्धरण चिन्ह ... कौन? यद्यपि वे घर के अंदर थे, फिर भी उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे किसी खुले बर्फीले बंजर भूमि पर नग्न खड़े हों। आपने कहा कि हमारी योजना किसने लीक की? ज़ोरान की धीमी, ठंडी आवाज़ उनके कानों में पड़ी। अज़रिएल क्रिम्सन, पूर्वी एशिया के क्रिम्सन राजा जोआक्विन क्रिम्सन का पुत्र। माना जाता है कि 2 साल पहले उसकी हत्या कर दी गई थी। ब्रैन के शब्द एक और घुटन भरी खामोशी में समा गए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वे सांस लेना चाहते थे, लेकिन हर कोशिश डूबने जैसी लग रही थी। हवा का हर झोंका उनके गले में अटका हुआ था, बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा था। क्या आप मुझे ये बता रहे हैं कि एक मृत बच्चे ने हमारी योजना लीक कर दी? एक ऐसी योजना जिसे क्रियान्वित करना लगभग असंभव था, क्योंकि एशिया में हमारी कोई पैठ नहीं है। और अब ये बर्बाद हो गई है, एक ऐसे बच्चे की वजह से जिसे मृत माना गया था। ब्रान ने अपने होठों को जोर से काट लिया, उन्हें खून का स्वाद आ रहा था। ये सच नहीं है, लॉर्ड ज़ोरान। दांते की आवाज़ तनाव को चीरती हुई आई, हालांकि वह टूटने वाले धागे की तरह कांप रही थी। ओह, तो फिर सुनो, मेरी आंखों में देखो। दांते हिचकिचाया, लेकिन धीरे धीरे, आज्ञाकारी ढंग से उसने अपना सिर उठाया। जो दृश्य उसके सामने आया उसे देखकर उसकी त्वचा सिहर उठी, मानो हजारों चींटियां उसके शरीर के नीचे झुंड बनाकर बैठी हों। ये बिल्कुल महामहिम की तरह है। ज़ोरान का आकार लगभग मानवीय था, एक छाया जो मांस में बदल गई थी, एक विकृत, जीवित अंधकार की तरह। लेकिन इसमें एक अंतर था, व्हाइट हेवन के ज़ोरान और नोल के बीच एक स्पष्ट, भयानक अंतर। ज़ोरान के सिर पर चमकती हुई, सफ़ेद गोलाकार आकृतियां थीं, जहां उसकी आंखें होनी चाहिए थीं, निर्जीव रोशनियां जो दांते के अस्तित्व में प्रवेश कर रही थीं, जिससे उसका मन उसे भागने के लिए चिल्ला रहा था। क्यों? हमारे बीच इतना फासला क्यों है? दांते एक महान निष्पादक थे, जबकि ज़ोरान एक हैप्टाक। बस एक ही पद का अंतर था। फिर भी ज़ोरान के सामने खड़े होकर ऐसा लग रहा था जैसे इंसान और भगवान के बीच कोई खाई हो। नहीं, शुरू से ही कोई अंतराल नहीं था। दांते चाहे कितनी भी ऊंचाई पर चढ़ गए हों, उनके और हैप्टाक के बीच की दूरी वही रही, अपूरणीय, अनंत। किसी ने कभी किसी को हैप्टाक के पद तक पहुंचते नहीं देखा था। नहीं, वे हमेशा बस वहां थे, पब फ्यूचर एड्स, उनके सर्वोच्च आर्कन की तरह। दांते का मुंह मुश्किल से खुला जब उसने ब्रान को बताई गई सारी बातें बतानी शुरू की। उसका गला जल रहा था, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा,
ये जानते हुए कि हर शब्द उसका आखिरी शब्द हो सकता है। ज़ोरान की चमकती आंखें नहीं झपकीं। वह हिला नहीं, वह केवल दांते को घूरता रहा और चुपचाप उसके हर शब्द को सुनता रहा, जब तक कि दांते ने अपनी रिपोर्ट समाप्त नहीं कर दी। मुझे पानी चाहिए, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। दांते का गला मानो आग की लपटों में जल रहा था, हर घूंट में दर्द हो रहा था। वह भागना चाहता था, ज़ोरान की नज़रों से ओझल हो जाना चाहता था। वह घबरा गया, वह जानता था कि अगर ज़ोरान चाहे तो वह एक पल में मर सकता है। दांते ने अपने होंठ काटे और अपनी नज़रें एक बार फिर उन खोखली, चमकती आंखों से मिलाने की कोशिश की। उसे नहीं पता था कि ज़ोरान परछाई के नीचे असल में कैसा दिखता होगा। शायद यह उस तरह से बेहतर था, क्योंकि दांते को अंदर ही अंदर पता था कि चाहे वह कितना भी ताकतवर हो जाए, वह कभी भी ज़ोरान जैसे किसी व्यक्ति से निपटना नहीं चाहेगा। क्यों? वह कुछ क्यों नहीं कह रहा है? यह नरक था, वहाँ का सन्नाटा नरक जैसा था। समय विकृत, तर्क से परे खींचा हुआ महसूस हुआ। दांते की आंखें ज़ोरान के आत्माविहीन नेत्रों से चिपकी हुई थीं, और हालांकि केवल कुछ ही सेकंड बीते थे, ऐसा लग रहा था जैसे अनंत काल बीत गया हो। उसका मन उससे चिल्लाकर दूर देखने को कह रहा था, लेकिन उसका शरीर उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। उसका दिल छाती में धड़क रहा था, हर धड़कन उसके कानों में ढोल की तरह तेज होती जा रही थी। जब तक उद्धरण चिन्ह ... ये संभव नहीं है। ज़ोरान की आवाज़ घुटन भरी शांति को चीरती हुई ब्लेड की तरह आई, और उसने दांते की रीढ़ में एक हिंसक सिहरन पैदा कर दी। लेकिन उसकी आवाज़ में कंपन था। दांते की त्वचा सिहर उठी। उसकी नज़र ज़ोरान के मुंह की ओर गई। वह कोई हलचल ढूंढने की कोशिश कर रहा था, कोई चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिससे वह चिपक सके, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। शब्द बनाने के लिए कोई होंठ नहीं, पढ़ने के लिए कोई भाव नहीं, केवल एक आदमी का काला, बेडौल आकार और वे डरावने गोले जो अब और अधिक चमक रहे हैं। नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। कमरा कांप उठा। एक गहरा, आंतरिक कंपन जो दीवारों से ही आता प्रतीत हो रहा था, मानो इमारत की नींव ने ज़ोरान के शब्दों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की हो। असंभव। कांच की शीशियां टूट गईं और उनके टुकड़े फर्श पर बिखर गए। दांते को लगा कि उसका खून बर्फ में बदल गया है। उसका दिमाग उसके सामने हो रहे पागलपन को समझ नहीं पा रहा था। ज़ोरान की आवाज़ तेज, गहरी और क्रोध से भरी हो गई थी, जिससे दांते के पेट में मरोड़ उठने लगी थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे की सारी हवा ही खींच ली गई हो और केवल भय का दमघोंटू बाहर ही रह गया हो। उसकी छाती में दबाव बढ़ गया, दम घुटने जैसा बल पैदा हो गया जिससे पूरी सांस लेना असंभव हो गया। अज़रियल क्रिम्सन, एपेक्स, व्हाइट हेवन, हमारी योजना लीक हो गई। ज़ोरान की आवाज़ बिजली की तरह कड़क उठी, जिससे उनके शरीर हिंसक रूप से कांपने लगे। ज़ोरान की उंगलियां जो काले, छायादार हाथ थे, उसके सिर को पकड़े हुए थीं। उसकी आवाज़ उन्माद में बदल रही थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस तरह नहीं। वह लड़खड़ाते हुए मेज की ओर बढ़ा। उसकी उंगलियां धातु की सतह पर ऐसी रगड़ खा रही थीं कि उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। प्रयोगशाला में एक भयानक चीख गूंजी, मानो बोर्ड पर कीलें ठोंकने की आवाज़ हो। किताब, हाँ, किताब, यह मुझे सच बताएगी। ये हमेशा मुझे सच बताती है। ये कभी झूठ नहीं बोलती, कभी नहीं। दांते का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वह उसकी छाती से फट जाएगा। वह भागना चाहता था। उसके शरीर का हर एक अंग उसे चिल्लाकर कह रहा था कि भाग जाओ, कमरे से बाहर निकल जाओ, लेकिन उसके पैर वहीं जमे रहे। उसने ब्रैन और ब्रान की ओर देखा, लेकिन वे भी भय से स्तब्ध थे। उनकी आंखें बड़ी हो गई थीं, चेहरे पीले पड़ गए थे, शरीर कांप रहे थे। दांते और जुड़वां बच्चों की आंखें अचानक टेढ़ी हो गईं, क्योंकि मेज पर एक भयानक सफ़ेद चमक चमक उठी। जब ये शांत हुआ तो वहाँ एक मोटी किताब पड़ी थी, जिसका कवर पूरी तरह से सफ़ेद था। इसका आवरण एकदम सफ़ेद रंग का था, जो बेचैन कर देने वाला था, और हालांकि दांते इसका कारण नहीं बता सका, लेकिन इसे देखते ही उसके अंदर मतली की लहर दौड़ गई। ज़ोरान का कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ा और उसे पकड़ लिया। उसने झट से किताब खोली। दांते ने धीमी सांस लेते हुए ज़ोरान को पहला पृष्ठ पढ़ते हुए देखा। वह दूसरे की ओर मुड़ा, फिर तीसरे की ओर। उसकी गति तेज होती गई। चौथा, पांचवां, छठा। ज़ोरान एक के बाद एक पृष्ठ पलटता रहा। उसकी आंखें शब्दों पर बेतहाशा घूम रही थीं। और तब, नहीं, 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 यह एक मजाक है। देवता मेरे साथ एक क्रूर मजाक कर रहे हैं। ज़ोरान की आवाज़ उन्मत्त थी जब वह पृष्ठों को एक एक करके फाड़ रहा था। वे सब खाली हैं, वे सब खाली क्यों हैं? दांते और जुड़वां भाई स्तब्ध रह गए, और ज़ोरान को पागलपन की ओर बढ़ते देख भयभीत हो गए। वह जितनी देर तक किताब पलटता रहा, उसकी हरकतें उतनी ही अधिक जंगली होती गईं। ये सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। तुम मूर्ख, तुमने क्या किया है?
जोरान की आवाज़ अब लगभग पहचान में नहीं आ रही थी, उसकी निराशा दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। खिड़कियां टूट गईं, ठंडी हवा कमरे में घुस आए, उनकी त्वचा को उस तरह की तरह काट रही थी। उनमें से कोई भी नहीं हिला, उनमें से किसी ने भी सांस नहीं ली। वे केवल देख सकते थे कि जोरान का पागलपन उनके सामने कैसे प्रकट हो रहा था। भविष्य, ये सब नष्ट हो गया है। दांते को अपने चेहरे पर कुछ गीलापन महसूस हुआ। उसका कांपता हुआ हाथ ऊपर उठा और उसके गाल को छू लिया। आंसू, वह चिल्ला रहा था, लेकिन क्यों? वह समझ नहीं पाया। उसे दुख भी नहीं हुआ, चुप गया। तभी जोरान की नज़र दांते पर पड़ी। दांते की रीढ़ में एक भयंकर सिहरन दौड़ गई। जोरान ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया। दौड़ना, यह विचार दांते के मन में चीख उठा। दौड़ना, एक और कदम, और एक और। जोरान अब उसके ऊपर खड़ा था, उसका विशाल आकार दांते के कांपते शरीर पर एक लंबी, काली छाया डाल रहा था। दांते को ऊपर देखने के लिए अपनी गर्दन ऊपर उठानी पड़ी, लेकिन वह चाहता था कि उसे ऐसा न करना पड़े। वे चमकती आंखें, जो कभी डरावनी लगती थीं, अब उसकी आत्मा में घुसती प्रतीत हो रही थीं। लेकिन वह हिल नहीं सका। उसके पैर लकवाग्रस्त हो गए थे, मानो अदृश्य जंजीरों से दबे हुए हों। तुम, अज़रियल क्रिम्सन कैसा दिखता है? दांते ने निगलने की कोशिश की, लेकिन उसका गला पूरी तरह सूख चुका था। उसकी आवाज़ मुश्किल से काम करती थी। काले बाल और लाल आंखें, अपनी बहन जैस्मीन क्रिम्सन की तरह। उसके पास एक काला कटाना है जो राजा जोआक्विन का था। जोरान का छायादार हाथ आगे बढ़ा और दांते के गाल को छू गया। ठंडे स्पर्श से वह सिहर उठा। जुड़वां बच्चे भयभीत होकर देख रहे थे, लेकिन वे भी दांते की तरह ही स्तब्ध थे। जोरान का हाथ धीरे से दांते के चेहरे पर चला गया, उसकी उंगलियां लगभग कोमल भाव में थीं। मुझे लगता है कि मुझे उस मृत बच्चे से खुद ही निपटना होगा। लॉर्ड जोरान, अगर आप सुन सकें, राजकुमार काम पर है। चुप, अब सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। दांते चुप हो गया। जोरान की ठंडी उंगलियों ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे, ये स्पर्श अजीब तरह से आरामदायक था। दूसरा हाथ दांते के कंधे पर मजबूती से टिका हुआ था, जबकि उसके चेहरे पर रखा हाथ उसके सिर के पीछे चला गया था। दांते के गालों पर और अधिक आंसू बहने लगे और उसे स्वयं आश्चर्य हुआ जब उसने स्वयं को मुस्कुराते हुए पाया। वह समझ नहीं पाया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने पहले कहा था, कि महामहिम आपके और अज़रियल क्रिम्सन ने आपको मूर्ख बनाया। हमें मूर्ख बनाया, उन्हें मूर्ख बनाया। जोरान की सफ़ेद, चमकती आंखें अब नर्म लग रही थीं। दांते मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देखता रहा। सुंदर, वे अब डरावने नहीं रहे। नहीं, वे सुंदर थे। तब, इसके बाद केवल कुछ फटने की आवाज़ें सुनाई दी, तथा प्रयोगशाला से बाहर अप्राकृतिक, हृदय विदारक चीखें गूंजने लगीं। ऐसी ध्वनियाँ जो कोई मानवीय आवाज़ नहीं निकाल सकती। क्या तुम अब भी मुझ पर गुस्सा हो? कुछ सेकंड के बाद, जैस्मीन ने थका हुआ सा आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। मैं नहीं। अज़रियल का जाना सामान्य बात थी, लेकिन मैं उसके बारे में चिंता करने से खुद को नहीं रोक सकता। विशेषकर शून्य काल कोठरी द्वारा उसे निशाना बनाए जाने के कारण। यदि प्रशिक्षक केविन उसकी रक्षा के लिए वहां न होते, तो वह पहले ही उसका पीछा कर चुकी होती। लेकिन वह पीछे हट गई। वह ऐसी व्यक्ति नहीं हो सकती जो अज़रियल को हर खतरे से बचा सके। कम से कम अभी तो नहीं। फिर भी, जब से तुमने उसे चट्टान के नीचे तक जाने वाली सुरंग के बारे में बताया है, तब से वह मुझ पर और भी अधिक क्रोधित हो गया है। जैस्मीन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, लेकिन सेलेस्टिना ने असमंजस में उसकी ओर देखा। हालांकि, मैंने उसे कुछ नहीं बताया है। क्या? जैस्मीन ने सेलेस्टिना को ऐसे देखा जैसे वह उसके साथ खिलवाड़ कर रही हो। तुमने उसे सुरंगों के बारे में नहीं बताया। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? सही। सेलेस्टिना असहज दिखने लगी। लेकिन क्या उसे सुरंगों के बारे में पहले से ही पता नहीं होना चाहिए? यह उन कुछ चीज़ों में से एक है जो हमें दूसरी मंजिल के बारे में जानने की अनुमति है। जैसे कि उस बेवकूफ़ ने कभी शून्य काल कोठरी के बारे में जानने की जहमत उठाई हो। जैस्मीन का चेहरा पीला पड़ गया और सेलेस्टिना के चेहरे से भी खून सूख गया। वे घबराहट में एक दूसरे से आंखें मिलाते रहे और फिर वे चट्टान के किनारे की ओर दौड़े। दोनों आंखें सिकुड़कर नीचे उसकी कोई निशानी देखने लगे। मैं उसे नहीं देख पा रहा हूँ। सेलेस्टिना ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका खून फिर से ठंडा हो गया। रुको, अगर हम उसे नहीं देख पाए, तो मुझे मत बताना कि वह नीचे तक चढ़ गया। दोनों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने क्या किया? मैं तो उसे चिढ़ा रही थी, पर अब मैंने उसे नीचे तक चढ़ने पर मजबूर कर दिया। मैं कितनी बुरी बहन हूँ। जैस्मीन को अपनी आंखों में आंसू आते हुए महसूस हुआ। ये सोचना कि अज़रियल वास्तव में चट्टान से नीचे उतरा था, क्योंकि उसने उसके डर के साथ खिलवाड़ किया था। पब फ्यूचर एड्स।
उसे लगा जैसे वह एक बड़ी बहन के रूप में असफल हो गई है। नहीं, लेकिन क्या उसके पास ये जानने की सामान्य बुद्धि नहीं होगी कि यह बहुत ज़्यादा है? ऐसा नहीं है कि उसने शून्य क्षेत्र में ऐसा कुछ किया हो, है ना? सेलेस्टिना इनकार कर रही थी। दोनों ही अज़रियल को चट्टान से नीचे उतरने देने के अपराध बोध में डूबे हुए थे। फिर भी जब उन्होंने कोई शव नहीं देखा तो उन्हें राहत मिली। तुम दोनों को क्या हो गया है? उनके सिर उस परिचित आवाज की ओर मुड़ गए। लुमिने उनके पास आया और बगल की चट्टान की ओर देखने लगा। दोनों ने अपने होंठ काट लिए। वे ये स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि उन्होंने अज़रियल से क्या करवाया था। यार, हम सब के लिए इस चीज़ से नीचे उतरना बहुत मुश्किल होगा। वे ल्यूमिन की बुदाहट सुनकर दंग रह गए। मुझे आश्चर्य है कि अज़रियल को नीचे आने में कितना समय लगा। शायद जब वह वापस आएगा तो हमें उसके साथ रेस करनी चाहिए। उन भयानक शब्दों ने सेलेस्टिना और जैस्मीन को सावधानीपूर्वक ल्यूमिन से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ल्यूमिने ने उन्हें पीछे हटते हुए देखा। वह भ्रमित हो गई। सच में, क्या तुम दोनों ठीक हो? तुम अजीब व्यवहार कर रहे हो। हाँ, हम अजीब हैं। कृपया हमें अनदेखा करें, कैडेट ल्यूमिन। जैस्मिन ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसी और वे दोनों पीछे हटते रहे तथा ल्यूमिन को सावधानी से देखते रहे। लुमिने की भौहें गहरी हो गईं। जिस तरह से वे उसे देख रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई पागल आदमी हो। इससे पहले कि वह उनसे आगे कोई प्रश्न पूछ पाता, काने, तुम्हारे साथ क्या गलत है? अरे, उसकी आंखें तो देखो। ल्यूमिने के शब्द अचानक कैडेटों की चिल्लाहट से कट गए। तुरंत ही उनके सिर शोर के स्रोत की ओर मुड़ गए। कैडेट्स एक तंग घेरे में इकट्ठे हो गए थे। उनके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। कुछ तो बहुत गलत था। बिना किसी हिचकिचाहट के जैस्मीन, सेलेस्टिना और ल्यूमिन भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ीं। वहां एक महिला कैडेट अकेली खड़ी थी। ये कैडेट काना था। वह निश्चल थी, अपनी जगह पर जमी हुई। जैस्मीन और सेलेस्टिना ने उसे तुरंत पहचान लिया और भौहें सिकोड़ लीं। कैडेट काने, जैस्मिन ने पास आते हुए पुकारा। कुछ गड़बड़ है क्या? कोई जवाब नहीं। जैस्मिन की भौहें सिकुड़ गईं। उसका भ्रम गहराता गया क्योंकि काना वहीं खड़ी रही, बिल्कुल निरुत्तर, मानो कोई कठपुतली जिसके तार काट दिए गए हों। कुछ तो बहुत ही गलत था। कानाए के आसपास की हवा गलत लग रही थी। काने, जैस्मिन ने फिर कोशिश की, इस बार जोर से। अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। इससे पहले कि जैस्मिन एक और कदम उठा पाती, उसका शरीर जम गया। बिल्कुल ल्यूमिन की तरह, बिल्कुल सेलेस्टिना की तरह। काना की आंखें, वे पूरी तरह से सफ़ेद थे, रंग या जीवन से रहित, ठंड में बहुत देर तक छोड़ी गई लाश की आंखों की तरह। वह वहां खड़ी थी, डरावनी तरह से स्थिर। उसकी निगाहें उनसे बहुत दूर किसी चीज पर टिकी हुई थीं। काने, जल्दी से बाहर निकलो। उसकी एक सहेली चिल्लाई और उसके कंधों को पकड़कर उसे जोर से हिलाने लगी। फिर भी काना नहीं हिला। हमें तुरंत मदद की जरूरत है, एक अन्य कैडेट चिल्लाया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उनका आतंक पूरे समूह में जंगल की आग की तरह फैल रहा था। यह क्या है? उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। पीछे से कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। प्रशिक्षक एलिसिया और प्रशिक्षक बेंसन बढ़ते शोरगुल से आकर्षित होकर आ रहे थे। तुम सब पीछे हट जाओ, जैस्मीन ने आदेश दिया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैसे ही जैस्मिन एक कदम और करीब आए, काने की सफ़ेद आंखें बदल गईं। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उन्होंने उसे पकड़ लिया। जैस्मिन की सांस गले में अटक गई। वह हिल नहीं सकती थी। रात का आकाश उसके चारों ओर ढहता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी दृष्टि संकुचित होती जा रही थी, जब तक कि वह केवल वे आंखें ही देख सकती थी, वे निर्जीव, ठंडी आंखें जो सीधे उसे घूर रही थीं। उसके शरीर ने हिलने से इनकार कर दिया। ठंड और भी गहरी हो गई और उसकी छाती के चारों ओर कसती चली गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा को नंगा किया जा रहा हो, जैसे काने उसे देख रहा हो, उसे अंदर से बाहर तक उजागर कर रहा हो। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे अनंत काल तक काना वहीं खड़ी रही। उसकी निगाहें जैस्मीन के हृदय में गड़ी रहीं। और तब काने मुस्कुराया। तारानकन 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 तारानकन। अज़रियल ने अपने आसपास के परिदृश्य का बारीकी से अन्वेषण किया तथा बाद में उसका मानचित्र बनाने की योजना बनाई। प्रशिक्षक केविन पीछे पीछे चल रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, उनके कदम एक अस्थिर लय के साथ गूंज रहे थे। उनके पैरों के नीचे काली रेत चरमरा रही थी। कभी कभी अज्ञात प्राणियों की सफ़ेद हो चुकी हड्डियों के कारण उसमें हलचल हो रही थी। मेरे राजकुमार, तुम्हें सचमुच ज़्यादा लोगों से मिलने जुलने की ज़रूरत है। तुम्हारे इतने कम दोस्त होने के कारण तुम थोड़े अकेले लगते हो, केविन ने कहा। उसकी आवाज़ में थोड़ी झुंझलाहट थी।
मेरे कुछ दोस्त हैं, अज़रियल ने उसकी ओर देखे बिना ही उत्तर दिया। चलते समय उनकी बातचीत जारी रही। अज़रियल को केविन की लगातार बकबक की आदत हो गई थी। यह इस बात का संकेत था कि केविन स्पष्ट रूप से ऊब गया था और सगाई की तलाश में था। सचमुच? नाम बताओ। इस प्रश्न पर अज़रियल ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। कौन? कुछ देर रुकने के बाद आखिरकार वह बोला, लुमिने, सेलेस्टिना और येलेना जैसे दोस्त। केविन की संदेह भरी निगाहें अज़रियल से मिलीं। क्या तुम सचमुच उनके दोस्त हो? जहां तक मैं देख रहा हूं, तुम सिर्फ परिचितों जैसा व्यवहार करते हो। हालांकि तुम राजकुमारी सेलेस्टिना के सबसे ज्यादा करीब लगते हो। अज़रियल ने थोड़ा सिर हिलाया। तो क्या तुम दोनों साथ हो या कुछ और? केविन की उत्सुक, चमकती आंखों से मिलते ही अज़रियल के होठों पर बेचैनी की एक लहर दौड़ गई। वह एक किशोरी की तरह व्यवहार क्यों कर रहा है? उसने आह भरी। हम साथ नहीं हैं, यह एक प्रगति पर काम है। केविन की जिज्ञासा चरम पर थी। मुझे मत बताओ, मेरा राजकुमार प्यार में है। अज़रियल का माथा झुंझलाहट से सिकुड़ गया। मैं नहीं हूं। हम? तो फिर कार्य प्रगति पर है से आपका क्या मतलब है? अगर आप किसी लड़की के दिल से खेल रहे हैं, तो मैं आपको ऐसा न करने की सलाह दूंगा। अज़रियल ने केविन के निहितार्थ पर विचार किया। वह क्या कल्पना कर रहा है? दरअसल, वह पूरी तरह गलत नहीं है। इसमें गलत क्या है? मैं उसे अपना दीवाना बना देता हूं और शायद मैं भी उसका दीवाना हो जाऊंगा। उनके बीच एक भारी खामोशी छा गई। हवा उजाड़ परिदृश्य में फुसफुसा रही थी। उद्धरण चिन्ह ... मेरे राजकुमार, मैं आपको दृढ़तापूर्वक सलाह देता हूं कि आप जो भी कर रहे हैं, उसके विरुद्ध हूं, केविन ने अंततः कहा। उसका स्वर गहरा हो गया। अज़रियल ने केविन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। केविन का सिर झुका हुआ था और उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव छाया हुआ था। आप प्यार पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका तरीका गलत है। प्यार जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। इसके लिए धैर्य और समय की जरूरत होती है। अज़रियल ने बहस करने के लिए मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। वे उसके गले में ही अटक गए, दब गए। क्यों? वह जानता था कि केविन सही था, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता था, खासकर जब वह किसी इतने दूर के व्यक्ति से आया हो। उनके बीच एक भारी सन्नाटा छा गया। वे चलते रहे और कोई कुछ नहीं बोला। तब उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह ... मेरे राजकुमार, हाँ, क्या हम पहले ही इस बिंदु से आगे नहीं बढ़ चुके हैं? दोनों रुक गए और उस परिचित इलाके को देखने लगे जिसे उन्होंने 20 मिनट पहले पार किया था। क्या हो रहा है? अज़रियल को एक बेचैनी ने घेर लिया। कुछ तो बहुत गलत था। उसने अपने होंठ चाटे तो पाया कि वे सूख गए हैं। निगलते हुए उसे एहसास हुआ कि उसका गला सूख गया है, जरा भी नमी नहीं है। पानी, मुझे पानी चाहिए। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अचानक तीव्र प्यास ने उसे जकड़ लिया। अज़रियल का सिर दाईं ओर घूम गया जब उसने देखा कि प्रशिक्षक केविन अपने घुटनों पर गिर पड़ा है और उसका गला पकड़ लिया गया है। क्रक, मेरा गला जल रहा है। गर्मी असहनीय हो रही थी। अज़रियल केवल देख सकता था कि केविन काली रेत पर तड़प रहा था। उसका संघर्ष भयावह और दयनीय दोनों था। अज़रियल के होठों से एक खोखली हंसी निकल गई। आह, ये! अज़रियल का गला दर्द से जकड़ गया। प्रत्येक कष्टदायी क्षण के साथ उसकी शक्ति कम होती जा रही थी। हताश होकर उसने अपनी स्टोरेज रिंग को छेड़ा, जिससे उसके द्वारा छिपाकर रखी गई पानी की कई बोतलें गिर गईं। कांपते हाथों से उसने एक गोली केविन की ओर फेंकी, जो जमीन पर ऐसे तड़पने लगा मानो वह मौत के कगार पर हो। अज़रियल उसे दोष नहीं दे सकता था। जैसे ही वे बोतलों से पानी पीने वाले थे, एक बर्फीली हवा उनके गालों से टकराई, जिससे वे वहीं जम गए। क्या? अज़रियल और केविन दोनों को भय से सिहरन महसूस हुई जब उन्होंने मुड़कर देखा कि उनके सामने एक आकृति खड़ी है। अज़रियल को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके अंदर आग जल रही हो, लेकिन उसी समय एक बर्फीली हवा उसकी त्वचा से टकरा रही थी, जिससे वह अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। परस्पर विरोधी संवेदनाएं उसे कचोट रही थीं। गर्मी उसे अंदर से झुलसा रही थी, ठंड उसे बाहर से चुभ रही थी। ये भ्रमित करने वाला था। वह प्रशिक्षक केविन के बगल में घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी हर हरकत उसे सैंडपापर की तरह रगड़ रही थी। पानी की बोतल उनके हाथों में बेकार पड़ी रही, अछूती। अज़रियल के सामने एक आकृति प्रकट हुई। धुंधला, छायादार, इसकी विशेषताएं पहचानने योग्य नहीं। फिर भी उसकी उपस्थिति ही उसे स्थिर रखने के लिए पर्याप्त थी। ओह, हमम, लाह, ममम। उस आकृति से एक कोमल लोरी निकल रही थी, भयानक और कोमल। धुन उसके चारों ओर फंदे की तरह लिपट गई। अज़रियल की आंखें बिना पलक झपकाए उस आकृति पर टिकी हुई थीं। वह नजरें नहीं हटा सकता था। वह नजरें हटाना नहीं चाहता था। ओह, हमम।
लाह ममम। लोरी लगातार चलती रही और हर सुर के साथ उसे एक अजीब सा सुकून मिलता रहा। दर्द, प्यास, सब कुछ गायब हो गया। यह इतना परिचित क्यों लगा? ये गलत था, वह ये जानता था। फिर भी जितना अधिक वह सुनता उतना ही अधिक वह शांत महसूस करता, मानो वह किसी अंधेरे गर्म रसातल में डूब रहा हो। उनका शरीर, जो पहले दर्द से अशक्त था, अब अपने आप चलने लगा। वह खड़ा हो गया, पानी की बोतल उसके हाथ से फिसलकर धीमी आवाज के साथ रेत पर गिर गई। प्रत्येक हरकत से चोट लगनी चाहिए थी, लेकिन अज़रियल ने ध्यान नहीं दिया। वह मंत्रमुग्ध हो गया। वह कदम दर कदम उस आकृति की ओर बढ़ता गया। ममम, ओह, लाह, हम्मम। वह ये भी नहीं बता सका कि आवाज पुरुष की है या महिला की। पब फ्यूचर एड्स, मेरे राजकुमार, रुको। केविन की आवाज धीमी, कर्कश थी, दूर की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उस गाने के अलावा कुछ भी मायने नहीं रखता था। अज़रियल चलता रहा। जो दर्द एक बार उसके शरीर को तबाह कर चुका था, वह धीरे धीरे खत्म हो गया और उसकी जगह एक शांतिपूर्ण सुन्नता ने ले ली। शांति की भावना। वह चला गया और चल पड़ा, जब तक वह उसे देखने के लिए पर्याप्त निकट नहीं पहुंच गया। जैसे जैसे आकृति की विशेषताएं धीरे धीरे तेज होती गईं, अज़रियल के कदम लड़खड़ा गए। लोरी अभी भी उसके होठों से टपक रही थी, लेकिन अब वह स्पष्ट रूप से देख सकता था। वह एक महिला थी। उसके बाल, हल्के चॉकलेटी भूरे रंग के, उसके कंधों पर लहरा रहे थे। उसकी आंखें, पन्ना हरे रंग की, चमक रही थीं। उसकी त्वचा पीली थी, बहुत पीली, जैसे सूरज की रोशनी से अछूती ताज़ी गिरी बर्फ, जो यहाँ मौजूद ही नहीं थी। उसने एक साधारण सफ़ेद पोशाक पहनी थी, जो उसके चारों ओर लहरा रही थी। उसने अपनी बाहों में एक फटा हुआ काला कपड़ा लिया और उसे धीरे से सहलाने लगी। वह कोमल, स्नेहपूर्ण मुस्कान के साथ नीचे की ओर देखती रही और लोरी गुनगुनाती रही। उसकी आवाज़ मधुर थी। ममम, ओह, लाह, आ। अज़रियल के होठों से एक सांस निकली, जो मुश्किल से सुनाई दे रही थी। जब उसे यह एहसास हुआ तो उसका शरीर कांप उठा, होंठ कांपने लगे। वह इस महिला को जानता था। माँ। जैसे ही यह शब्द उसके होठों से निकला, अज़रियल को लगा कि उसका खून जम गया है। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह सम्मोहन से बाहर आ गया। लोरी बंद नहीं हुई। महिला अभी भी अनजान बनी हुई थी, फटे कपड़े के नीचे जो कुछ भी पड़ा था उसे सहला रही थी। ये गलत था, सब कुछ गलत था। क्यों? वह यहाँ क्यों है? एक मानसिक हमला। ये होना था, ठीक उसी तरह जैसे उस समय यूरोप में था। वह उस समय लगभग रोने वाले कोहरे के आगे झुक गया था। वह फिर से वही गलती नहीं करना चाहता था, या कम से कम वह तो यही मानना चाहता था। फिर भी वह अपनी एक भी मांसपेशी नहीं हिला सका। उसकी निगाहें उसके सामने खड़ी महिला पर टिकी रहीं। वह बहुत वास्तविक लग रही थी। जितना अधिक वह उसे घूरता, उतना ही वह कमजोर महसूस करता। यादें अनायास ही वापस आ जातीं। उनकी अंतिम बातचीत, दुर्घटना, अस्पताल, अपने अंतिम क्षणों में उसने उसे जो घृणा भरी निगाहें दी थीं। अज़रियल के हाथ मुट्ठियों में बंध गए। उसके नाखून उसकी हथेलियों में तब तक गड़े रहे जब तक कि उनमें से खून नहीं टपकने लगा। आखिर यह हमेशा एक मानसिक हमला क्यों होता है? ये तथ्य कि कोई प्राणी उसके मन पर आक्रमण कर सकता है और इतना शक्तिशाली है कि वह यहाँ दूसरी मंजिल पर प्रकट हो सकता है, उसके विचारों को अंधकार में कर देता है। बेशक ऐसा कुछ होगा। यदि पहली मंजिल ने उसे खत्म नहीं किया होता, तो दूसरी मंजिल निश्चित रूप से उसे खत्म कर देती। और यदि इससे काम नहीं बना तो, मेरे राजकुमार, कृपया हिलना मत। केविन की कर्कश आवाज़ उस तक पहुंची जब वह उसके पास खड़ा था और अज़रियल द्वारा गिराई गई पानी की बोतल उसे दे रहा था। ज्यादा पास मत जाओ, उससे नज़रें मत हटाओ और उससे बात मत करो। अज़रियल ने भारी स्वर में सिर हिलाया। उसकी नज़रें अभी भी उस आकृति पर टिकी थीं जो उसकी माँ जैसी दिखती थी। उसने एक ही बार में पानी गटक लिया। उसका ध्यान अविचलित रहा। आप जो देख रहे हैं उसे हम क्रैडलर कहते हैं। ये घिनौने शून्य जीव हैं जो आपके मन को नियंत्रित करते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति का रूप धारण करके जिसे आप देखना चाहते हैं। यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे मैं जानता हूं, इसलिए यह कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे आप चाहते हैं। यहाँ मुझे लगा कि यह कोई ज्यादा परिचित व्यक्ति होगा। प्रशिक्षक, मुद्दे पर आइए। केविन का चेहरा उदास हो गया। ठीक है, बात यह है कि क्रैडलर्स को केवल 7वीं मंजिल से ही दिखाई देना चाहिए। महान। 7वीं मंजिल पर स्थित एक शून्य प्राणी दूसरी मंजिल पर प्रकट हो गया था। अज़रियल घूरता रहा, दूर देखने को तैयार नहीं था। थोड़ा सा आंखें सिकुड़कर उसने उसके मन कोर को समझने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। प्रशिक्षक, इसका मन कोर कहाँ है? मुझे लगता है कि हम इसका असली शरीर नहीं देख पा रहे हैं। उनके शब्दों से अज़रियल को थोड़ी भी राहत नहीं मिली, क्योंकि उसके होठों से आह निकल गई। तो फिर हम इसे कैसे मारेंगे?
केविन के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था, लेकिन उसने क्रैडलर से अपनी नज़र नहीं हटाई। मेरे राजकुमार, हम नहीं जा सकते। हमें पीछे हटना होगा और वापस सतह पर जाना होगा। मुझे लगा था कि 1-2 मंजिलें बदलने पर भी हम ठीक रहेंगे, लेकिन दूसरी मंजिल पर एक क्रैडलर। भगवान जाने और क्या क्या छिपा होगा। अज़रियल ने अपने होंठ काट लिए। केविन सही थे, ये बहुत जोखिम भरा हो रहा था। केवल जैस्मिन ही जानती थी कि शून्य कालकोठरी उसे निशाना बना रही है, और यहाँ तक कि उसे भी इस मंजिल पर एक क्रैडलर का व्यक्तिगत रूप से सामना करना हास्यास्पद लगा। पालने वाले ने अपनी हरकतें बदलने का कोई संकेत नहीं दिखाया। वह अभी भी लोरी गा रहा था, कपड़े के नीचे जो कुछ भी था उसे गोद में लिए हुए था। उस मुस्कान, इससे अज़रियल बीमार हो गया। उसका चेहरा घृणा से विकृत हो गया। प्रशिक्षक, उस कपड़े के नीचे क्या है? उसकी आवाज़ अपेक्षा से अधिक ठंडी निकली, जिससे केविन आश्चर्यचकित हो गया। मुझे नहीं पता। सभी क्रैडलर्स के पास ये होते हैं, वे मानसिक हमलों में माहिर हैं। उनका गायन पीड़ितों को लुभाता है और उनकी मृत्यु का कारण बनता है, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि उस कपड़े के नीचे क्या छिपा है। अज़रियल जब उसे घूरता रहा तो वहाँ सन्नाटा छा गया। मेरे राजकुमार, अगर यह बहुत अशिष्ट नहीं है तो हमारे सामने यह महिला कौन है? केविन की जिज्ञासा समझ में आती है, हालांकि ऐसे प्रश्नों के लिए एक समय और स्थान होता है। अज़रियल अपने मन में लोरी की गूंज सुनते हुए झिझका। उद्धरण चिन्ह ... एक मृत महिला। मैं समझ गया। इतनी असंवेदनशील बात पूछने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अज़रियल ने सिर हिलाया, उसकी नज़र स्थिर थी। ये तो ठीक है, लेकिन हम इस स्थिति से कैसे बाहर निकलें? केविन ने अपना सिर झुकाकर उस महिला पर विचार किया। हम धीरे धीरे वापस चलते हैं और आशा करते हैं कि वह हमें अकेला छोड़ देगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उसने अभी क्या कहा? अज़रियल को अविश्वास का एहसास हुआ, हालांकि वह प्रशिक्षक केविन की ओर देखने में असमर्थ था। उन्होंने बस सिर हिलाया और निर्देशों का पालन किया। धीरे धीरे वह एक कदम पीछे हट गया। फिर एक और एक और। प्रशिक्षक केविन ने उनकी गतिविधियों को प्रतिरूपित किया, लेकिन 5 कदम भी नहीं चले थे कि अज़रियल के शरीर में बर्फीली सिहरन दौड़ गई। गाना बंद हो गया था। प्रशिक्षक, शांत हो जाओ, बस हिलना मत। अज़रियल ने आज्ञा का पालन किया और वहीं जम गया। उनमें से किसी ने भी हिलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे क्रैडलर को देख रहे थे, जो कपड़े को घूरता रहा। उसकी मुस्कान स्थिर थी, लेकिन उसका गाना बंद हो गया था। अज़रियल का दिल उसकी पसलियों से टकराने लगा। वह अपने सामने मौजूद शून्य प्राणी को नष्ट करने के लिए बेताब था, फिर भी वह जानता था कि वह शक्तिहीन है। क्रैडलर एक दुर्जय शत्रु था, यहाँ तक कि प्रशिक्षक केविन को भी अत्यधिक सतर्क रहना पड़ता था। तब उसी मुस्कान के साथ वह महिला, जो उसकी मृत माँ जैसी दिखती थी, ने अंततः ऊपर देखा। अज़रियल के होठों से एक कंपकंपी भरी सांस निकली जब उन परिचित आंखों ने उसकी ओर देखा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दम घुट रहा हो। प्रशिक्षक, हिलना मत मेरे राजकुमार। अभी नहीं। वे एक दूसरे को घूरते रहे। अज़रियल और केविन दोनों से ठंडा पसीना टपक रहा था। तनाव दमघोंटू था। जब तक बहुत समय हो गया है ना प्रिय? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अज़रियल की आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी सांस गले में अटक गई। यह आवाज़, जो निश्चित रूप से उसकी दिवंगत माँ की थी, सुनकर उसका खून एक बार फिर ठंडा पड़ गया। केविन की चेतावनी को याद करते हुए उसने दांत पीस लिए। उसके बहुत पास मत जाओ, उससे नज़रें मत हटाओ और उससे बात मत करो। अज़रियल क्रैडलर की जीभ को फाड़ देना चाहता था, उसका क्रोध उबल रहा था। क्रैडलर ने अपना सिर झुका लिया, उसके चेहरे पर असमंजस की भावना थी और वह सोच विचार कर अपनी ठुड्डी थपथपा रहा था। क्या कुछ गड़बड़ है मेरी प्यारी? बहुत समय हो गया, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए तरस रही हूँ। एक शब्द भी मत बोलो। ये चाहता है कि तुम इसकी चालों में फंस जाओ, केविन ने तुरंत बुदबुदाया। अज़रियल ने सिर हिलाया। वह चाहते थे कि यह मामला शीघ्र समाप्त हो जाए। अपनी दिवंगत माँ को इस तरह का व्यवहार करते देखना पीड़ादायक था। उसे अपनी जीभ काटनी पड़ी, उल्टी की इच्छा को रोकने के लिए संघर्ष करना पड़ा। ओह, मैं समझा। क्रैडलर के चेहरे पर अचानक एहसास की झलक फैल गई, उसकी मुस्कुराहट बेचैनी से बढ़ गई। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसने सोच समझकर एक कदम आगे बढ़ाया, और तब वह अज़रियल के ठीक सामने थी। उसके चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर। अज़रियल का दिमाग खाली हो गया। वह मुश्किल से ही कोई प्रतिक्रिया दे पाया, क्योंकि उसके गाल पर अचानक हुए ठंडे स्पर्श से उसकी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। यह अकेलापन रहा होगा, है ना? अब तुम्हें मेरे सामने पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, मेरी प्यारी प्यारी प्यारी। लियो, तुम क्या कर रहे हो? जीन की आवाज़ ने सन्नाटे को तोड़ा जब वह कांच का दरवाज़ा खोलकर नंगे पैर लॉन पर आए।
लियो मुड़ा, उसकी आंखें उसकी ओर तेजी से आती अपनी माँ को देखकर झपकने लगीं। उसकी अभिव्यक्ति चमक उठी। माँ। उसकी मुस्कान चमकदार थी, उसके सामने मौजूद दृश्य के विपरीत इतनी चमकदार कि वह और भी अधिक चमकदार थी। जीन की सांस रुक गई। वह जम गई, उसका हाथ उसके मुंह पर मंडरा रहा था। लियो, इसका क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसके दाहिने हाथ में रसोई का चाकू था, जिसकी धार खून से सनी हुई थी। उसके बाईं ओर एक कौवा लंगड़ा पड़ा था, उसके पंख असहाय होकर फड़फड़ा रहे थे तथा पंख खून से सने हुए थे। उसके पैर, वे चले गए थे। जीन का पेट हिंसक रूप से मरोड़ उठा जब उसकी नज़र घास पर पड़े छोटे छोटे पैरों पर पड़ी। कौवा चीखा, उसकी आवाज़ इतनी पीड़ादायक थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा को नोच रहा हो, लेकिन लियो बस देखता रहा, उसकी पीड़ा से बेखबर। लियो ने रसोई का चाकू घास पर गिरा दिया और अजीब तरह से अपना गाल खुजा लिया, जिससे उसके चेहरे पर खून फैल गया। मैंने पिताजी की एक किताब में पढ़ा था कि कुछ पक्षी महीनों तक बिना जमीन पर उतरे उड़ सकते हैं। इससे मेरी जिज्ञासा बढ़ी। उसकी पन्ने जैसी मासूम आंखें उस रोते हुए पक्षी पर टिक गईं। यदि किसी पक्षी के पैर न होते तो क्या उसे हमेशा उड़ना नहीं पड़ता? जीन का दिल धड़क उठा। एक क्षण के लिए उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, उसका दिमाग ये समझने में संघर्ष कर रहा था कि उसने अभी क्या सुना था। वह धीरे से झुक गई, क्योंकि वह उसे चौंकाना नहीं चाहती थी। उसके हाथ में रसोई का चाकू आ गया और उसने उसे सावधानीपूर्वक उसकी पहुंच से दूर सरका दिया। लियो, उसने अपनी कमीज की आस्तीन से उसके गाल पर लगे खून को पोंछा, उसका हाथ कांप रहा था। पब फ्यूचर एड्स। लियो ने उसकी ओर देखा, उसके चेहरे पर मासूमियत का मुखौटा था। ऐसा दोबारा मत करना, उसने अपनी आवाज़ में कंपन को रोकते हुए फुसफुसाया। मैं समझती हूँ कि तुम उत्सुक हो, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये गलत है। लियो ने फिर से पलकें झपकाईं, अपना सिर झुकाया जैसे कि उसके शब्द एक पहेली थे जिसे वह पूरी तरह से हल नहीं कर सकता था। ये गलत क्यों है? क्योंकि यह क्रूर है, लियो। दूसरों को चोट पहुंचाना गलत है, चाहे वे इंसान हो या जानवर। हमें दयालु होना चाहिए। दयालु? उसकी नज़र कौवे पर पड़ी, जो उसके हाथ में चुप हो गया था। उसकी सांसें कमज़ोर पड़ रही थीं। वह इस बात से उलझन में लग रहा था। लेकिन अगर कोई उनके प्रति दयालु नहीं है तो क्या इससे वास्तव में कोई फर्क पड़ता है? जीन का गला रुंध गया जब वह उसके पास झुक गई, उसे अपने पास खींच लिया और उसका चेहरा अपनी छाती में दबा लिया। दयालु होना तुम्हें दूसरों को चोट पहुंचाने से कहीं ज्यादा खुशी देगा। तुम अभी भी एक बच्चे हो, लियो। तुम और भी बहुत सी बेहतर चीजें कर सकते हो। इसलिए कृपया अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित करो, ठीक है? मैं कोशिश करूंगा। जीन ने उसकी झिझक को महसूस किया, उसे लगा कि उसके अंदर कुछ ऐसा है जो उसके शब्दों को पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर पाया है। जब उसने कौवे को घास पर गिराया तो उसकी छोटी छोटी भुजाएं लटक गईं। उसकी चीखें बंद हो गई थीं। और उस क्षण लियो ने एक सबक सीखा, हालांकि वह नहीं जिसकी उसकी मां को उम्मीद थी। किसी पक्षी के पैर काट देने से वह हमेशा उड़ नहीं सकेगा। तारानकन 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 तारानकन। अज़रियल जड़वत खड़ा रहा, उसकी नज़र जीन पर टिकी रही। वह हिल नहीं सकता था। वह चेहरा, उसने उसे लकवाग्रस्त कर दिया था। उसका मुंह खुलता और बंद होता रहा, मानो कोई मछली हवा के लिए हॉन्फ रही हो। लेकिन वह बस उस पर मुस्कुराई, धीरे से, दयालुता से। ये बिल्कुल उसकी तरह है। राजकुमार अज़रियल, एक आवाज़ गूंजी, और इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, एक तलवार उसके सिर के बगल से फट गई। अज़रियल की आंखें चौड़ी हो गईं, और वह ये सब देखकर उसका दिमाग खाली हो गया। जीन अभी भी मुस्कुरा रही थी, उसका एक हाथ उसके गाल पर धीरे से टिका हुआ था और दूसरे हाथ से उसने अपना कपड़ा पकड़ा हुआ था। ब्लेड उसकी खोपड़ी से बाहर निकल आया, लेकिन वह जरा भी नहीं हिली। एक बार भी नहीं। वह वहीं खड़ी रही, बेफिक्र, उसे प्यार से घूरती रही। फिर वह टूट गई। उसका शरीर काली धूल में बिखर गया, जो उसके पैरों के नीचे की काली रेत में मिल गई। वह सोच नहीं पा रहा था। उसका दिमाग अभी जो हुआ था उसकी भयावहता को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी नज़र धूल के ढेर पर पड़ी। हड्डियां, इंसानी हड्डियां, और कुछ नहीं। अज़रियल ने अपने होंठ काट लिए। ये बिल्कुल उसकी तरह है। यह विचार उसके दिमाग में फिर गूंज उठा। उसने अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमा लीं और आगे देखने को तैयार नहीं था। हमें अब यहाँ से चले जाना चाहिए, मेरे राजकुमार। ये हमसे भिड़ने से नहीं डरता। हमें इसके असली रूप में आने से पहले ही यहाँ से चले जाना चाहिए, प्रशिक्षक केविन ने कहा, उसका हाथ अज़रियल के कंधे पर मजबूती से टिका हुआ था। अज़रियल ने धीरे से सिर हिलाया। हमें अन्य समूहों को भी चेतावनी देनी चाहिए। दूसरा समूह आज प्रवेश करने वाला है। ये सभी दुर्घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं।
अज़रियल ने गुनगुनाया। हाँ, ये सचमुच है। प्रशिक्षक केविन ने उससे सर हिलाकर इशारा किया और आगे चलने लगे। दर्द, गर्मी, ठंड, ये सब गायब हो गए, जैसे कि ऐसा कभी हुआ ही ना हो। लेकिन कुछ और नज़दीक आ गया, कुछ ऐसा जो वे देख नहीं सकते थे। क्रैडलर निकट था, उन्हें इसका आभास तो था, लेकिन कितना पास, उनके पास कितना समय बचा था, जानने का कोई तरीका नहीं था। पीछे हटना सबसे अच्छा विकल्प था। ऐसा होना चाहिए था, मेरे राजकुमार। केविन का गला बीच वाक्य में ही रुक गया। अज़रियल ने मुड़कर देखा कि उसका काला कटाना प्रशिक्षक की पीठ में घुस गया है और ब्लेड उसकी छाती से बाहर निकल रहा है, जो खून से सना हुआ है। केविन की आंखें अविश्वास से चौड़ी होकर अज़रियल से मिलीं। अज़रियल ने उसे घूरा, उसके होंठ कांप रहे थे क्योंकि वह उन्हें काट रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा भरा हुआ था जिसे पढ़ा नहीं जा सकता था। कौन? क्यों? केविन की आवाज़ टूट गई, उसके शब्द कमज़ोर और हताश थे। अज़रियल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कटाना, वॉर्ड ईटर, को पकड़ लिया और उसे खींचकर आज़ाद कर दिया। केविन काली रेत पर गिर पड़ा। प्रशिक्षक के चेहरे पर आंसू बहने लगे, जो उसके होठों से बहते खून के साथ मिल गए। उसकी निगाहें कांप रही थीं, उलझन में थीं, दर्द, क्रोध और उदासी से भरी हुई थीं। अज़रियल उसके करीब आया और उसके ऊपर खड़ा होकर उसे देखने लगा। उनके बीच घनी और घुटन भरी खामोशी छा गई। केविन की आंखें स्पष्टीकरण की तलाश में इधर उधर घूम रही थीं। मुझे माफ़ करें, ये केविन के आखिरी शब्द थे, आखिरी चेहरा जो उसने देखा, इससे पहले कि सब कुछ काला हो जाए। तारांकन, 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 तारांकन। जब उसने अपनी उंगलियों के बीच सिगरेट पकड़ी तो उसके चेहरे के सामने धुएं का बादल छा गया। सड़कें जीवन से भरी थीं, लोग इधर उधर भाग रहे थे, हर कोई अपनी छोटी सी दुनिया में मग्न था। वह पूरी तरह काले कपड़े पहने, अपनी टोपी को चेहरे पर नीचे की ओर खींचे हुए, बाहर खड़ा था। उन्होंने एक लंबा काला कोट पहना था जो बहुत ही सुंदर लग रहा था, तथा उसके साथ उन्होंने काले रंग की पैंट और पॉलिश किए हुए काले जूते पहने थे। उसके सिर पर एक क्लासिक काले रंग की टक्सीडो टोपी लगी हुई थी। एक हाथ में उसने सिगरेट पकड़ी हुई थी, जिसका धुआं रात में उड़ रहा था, जबकि दूसरे हाथ में उसने काले रंग के दस्ताने पहन रखे थे। जैसे ही वह चौक की ओर बढ़ा, उसकी नज़र सामने मौजूद विशाल काले गड्ढे पर टिक गई। शून्यकाल कोठरी। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, अभी तक नहीं। हीरो अकादमी ने फिलहाल इस पर दावा कर दिया है। केवल सच्चे पागल ही स्वेच्छा से उस अकादमी में दाखिला लेंगे, ये जानते हुए कि उन्हें उस दुष्स्वप्न रूपी रसातल में कदम रखना होगा। अपनी मौत की ओर भागने के लिए इतने उत्सुक, वह सुरक्षित दूरी पर रुककर देखने लगा। एक महिला कालकोठरी के सामने खड़ी थी, उसकी पीठ कालकोठरी की ओर थी, वह पूरी तरह अकेली थी। उसकी आंखें बंद थीं, फिर भी उसके चमकीले नीले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने काले रंग की चमड़े की पैंट पहनी थी जो उसके शरीर से चिपकी हुई थी, तथा उसके साथ एक फिटेड चारकोल ग्रे जैकेट पहनी थी जो उसके फिगर को उभार रही थी। जैकेट में एक हल्की चमक थी, जो उसके थोड़ा हिलने पर प्रकाश को पकड़ लेती थी। उसके पैरों में चिकने टखने तक के जूते थे, जिनका चिकना चमड़ा स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में चमक रहा था। वह अपनी नज़रें नहीं हटा सका। उसने उसे मोहित कर लिया, उसे अपनी ओर खींच लिया। उसकी स्थिरता आसपास की किसी भी चीज़ से अधिक चुंबकीय थी। वह अकेला नहीं था, उसके चारों ओर लोग चोरी छिपे उसे देख रहे थे या खुलेआम उसे घूर रहे थे। वह कोई साधारण महिला नहीं थी, वह सबसे प्रसिद्ध नायकों में से एक थी और हीरो अकादमी की एक प्रमुख प्रशिक्षक थीं। अचानक एक छोटी सी वस्तु के उसके पैर से टकराने से उसकी तंद्रा भंग हो गई। उसने नीचे देखा तो एक लड़का जमीन पर पड़ा रो रहा था, उसकी आइसक्रीम फुटपाथ पर बिखरी हुई थी। मुझे माफ़ करना। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, केवल एक क्षण के लिए लड़के की ओर देखा और फिर अपनी जेब से 100 वेल्स का एक ताज़ा नोट निकाला। वेल्स, वैश्विक परिवर्तनों और यूरोप के पतन से जन्मी नई दुनिया की मुद्रा। अन्य सभी मुद्राएं समाप्त कर दी गईं, तथा उनके स्थान पर एक सार्वभौमिक मुद्रा वेल्स को स्थापित कर दिया गया। बिल देखकर लड़के की आंखें चौड़ी हो गईं। ले लो, आदमी ने धीमी, गड़गड़ाती आवाज में कहा, और जितने चाहो खरीद लो। लड़के के चेहरे पर स्पष्ट भय के बावजूद उसकी आंखें चमक रही थीं जब उसने बिना किसी हिचकिचाहट के 100 वेल्स ले लिए। धन्यवाद मिस्टर। लड़के का चेहरा खिल उठा और उसके आंसू उतनी ही तेजी से गायब हो गए जितनी तेजी से वे आए थे। बच्चा भाग गया और काले कपड़े पहने आदमी ने आह भरते हुए उसे भीड़ में गायब होते देखा। उसने सिगरेट को अपने होठों तक उठाया, एक लंबे कश के लिए तैयार, लेकिन उसकी जेब में एक धीमी, लगातार बीप की आवाज ने उसे रोक दिया। उसने एक छोटा सा उपकरण निकाला। इसकी स्क्रीन पर लाल बिंदु चमक रहे थे और लगातार बीप बज रही थी। तो आखिरकार उसने ये कर दिखाया। काफी समय लग गया।
उसने सिगरेट जमीन पर फेंक दी, यह अच्छी तरह जानते हुए कि ऐसा करने पर उसे कूड़ा फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। अपने कोट में हाथ डालकर उसने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। ये समय है। शून्य भक्षक प्रशिक्षक केविन के गले की कोमल मांसपेशियों में आसानी से घुस गया, जिससे एक घिनौनी आवाज के साथ त्वचा और मांसपेशियां फट गईं। उसकी आंखें बाहर निकल आईं, जैसे ही उसकी सांस की नली ठंडे स्टील के चारों ओर से कुड़ गई। चौड़े होते घाव से एक हताश कर देने वाली गड़गड़ाहट फूट पड़ी। छेद से खून बहने लगा, पहले बूंद बूंद, फिर तेज धार के रूप में, जो उसके मुंह में भर गया और उसकी छाती पर गहरा लाल रंग छा गया। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन वह आवाज एक हल्की, खड़खड़ाती हुई फुफकार से अधिक कुछ नहीं थी। उसका शरीर हिंसक रूप से झटके खा रहा था, जबकि अज़रियल उसकी चौड़ी, घबराई हुई आंखों से उसके जीवन को समाप्त होते हुए देख रहा था। अब कोई संघर्ष नहीं था। अज़रियल कई क्षणों तक केविन के चेहरे को घूरता रहा। उन्होंने देखा, उसने उस आदमी का शव देखा जिसे उसने मारा था। ये पहला मानव जीवन था जो उसने लिया था, जो पीठ में छुरा घोंपने से मर गया, जिसने उस पर भरोसा किया था, लेकिन अज़रियल ने उस भरोसे को तोड़ दिया। घाव से वॉर्ड ईटर को निकालकर वह नीचे झुका और उसकी जेब से एक छोटा सा उपकरण निकाला। स्क्रीन पर लाल बिंदु चमक रहे थे। अज़रियल ने डिवाइस को छुपा दिया। तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि तुम्हारे पास यह है ना? ये वफादारी ही थी जिसने केविन के भाग्य को तय कर दिया था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वह खड़ा हो गया या खड़ा होने की कोशिश की। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके ऊपर मतली की लहर टूट पड़ी। उफ! उसका दिमाग घूम गया और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। खांसते समय उसका गला जलने लगा, पेट में दर्द होने लगा। वह झुक गया और हिंसक रूप से घुटन महसूस करने लगा। ग्लरग यह उल्टी थी। प्रत्येक झटके के साथ उसका पूरा शरीर हिल जाता था। उसने कांपते हुए हाथ से अपना मुंह पोंछा, हौंफते हुए सांस ली क्योंकि खट्टा स्वाद उसकी जीभ पर बना हुआ था। अज़रियल ने गहरी सांसें लीं और अपने किए के बोझ से जूझने लगा। मात्र तथ्य यह है कि उसने किसी की हत्या कर दी थी, और इतने विचित्र तरीके से। लेकिन उसे यह करना ही था। हाँ, वहाँ कोई अन्य रास्ता नहीं था, कोई अन्य विकल्प नहीं। अज़रियल की बाँह को लेकर संदेह बना हुआ था, जिसे ठीक नहीं किया जा सका। जिस तरह से उसने अज़रियल को उस व्यक्ति को पुकारते हुए सुनने पर अपनी प्रतिक्रिया को छिपाने की कोशिश की, जिसे वह सबसे अधिक देखना चाहता था, उसकी माँ। तथ्य यह है कि वह पीछे हटना चाहता था, जबकि अज़रियल जानता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके पास जो उपकरण था, भले ही वह स्वयं ये बात न जानता हो। हाँ, केविन को मरना पड़ा, ग्लरग लेकिन उसका शरीर इससे सहमत नहीं था। अज़रियल लगातार उल्टी करता रहा। ये रुकेगा नहीं, चाहे उसने खुद को समझाने की कितनी भी कोशिश की हो। लेकिन शव को देखकर वह और अधिक घबरा गया। मतली की प्रत्येक लहर प्रशिक्षक केविन के बेजान शरीर को उसकी अपनी उल्टी से ढक देती थी, और वह तब तक जारी रहा जब तक वहाँ कुछ भी नहीं बचा था। उसका पेट खाली पड़ा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अचानक अज़रियल के शरीर के हर इंच में एक उत्साहपूर्ण सनसनी फैलने लगी। ये भावना इतनी तीव्र थी कि उसने सहज ही अपनी आंखें बंद कर लीं और उस आनंद के आगे समर्पण कर दिया। नशे की लत, यह एक ऐसी अनुभूति थी जिसका वह आसानी से आदी हो सकता था, भले ही वह न चाहता हो। किसी मनुष्य के मन कोर का उपभोग करने के विरुद्ध कोई नियम नहीं थे। इसलिए कोर रीपर निस्संदेह प्रशिक्षक केविन के मैना कोर पर दावत देगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कुछ गहरी सांसों के बाद वह अंततः खड़ा हुआ। शून्य भक्षक उसके हाथ में कसकर जकड़ा हुआ था। उसने अपने पित्त से सने शरीर की ओर देखा और अपने होंठ काट लिए। ये खत्म नहीं हुआ था। वह केविन के मृत संस्करण का सामना करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। अपनी स्टोरेज रिंग को थपथपाने पर उसके हाथ में तेल की एक बोतल आ गई। उसने उसे खोला और उसकी सामग्री केविन के शरीर पर डाल दी, जो उसकी अपनी बीमारी के अवशेषों के साथ मिल गई। बदबू इतनी भयानक थी कि उसे एक बार फिर घुटन होने लगी, हालांकि बाहर निकालने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। खाली बोतल गिराकर उसने अंगूठी पर फिर से थपथपाया और माचिस की एक डिब्बी प्रकट हुई। एक को उठाकर उसने उसे डिब्बे पर पटका, जिससे वह झटके से जल उठा। एक त्वरित गति से उसने माचिस केविन के शरीर पर गिरा दी। अज़रियल पीछे हट गया और उसने देखा कि कैसे आग की लपटें भड़क रही थीं और लाश को एक जंगली, भूखी आग में भस्म कर रही थीं। निस्संदेह ज्वाला अन्य शून्य प्राणियों और शायद क्रैडलर को भी आकर्षित करेगी, लेकिन यह अच्छा था। शायद वे एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। कम से कम उसे तो उम्मीद थी। आग और अधिक भड़क उठी और ऊपर उठती गई। और तब अज़रियल ने मुड़कर देखा। आगे बढ़ते हुए
तारानकन 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 तारानकन। कैडेट कानाए की मुस्कुराहट देखकर ल्यूमिने का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी सफ़ेद आंखें और गहरी मुस्कान ने सभी को वहीं रोक दिया, यहाँ तक कि प्रशिक्षकों को भी। उसे क्या समस्या है? ल्यूमिने कुछ नहीं बता सका। ये बस हुआ, किसी को समझ नहीं आया क्यों। तब उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। कैडेट्स डर के मारे चीखने लगे। उसके मुंह और आंखों से खून बह रहा था, लेकिन वह मुस्कुराती रही। अरे बेन, उसे क्या हो गया है? प्रशिक्षक एलिसिया घबरा गईं, लेकिन पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाईं। ल्यूमिने की अभिव्यक्ति अंधकार में हो गई। यदि प्रशिक्षक भी इतने अशांत और भ्रमित थे, तो चीजें नियंत्रण से बाहर हो रही थीं। बिना किसी चेतावनी के वह चलने लगी, चट्टान के किनारे की ओर। प्रशिक्षक एलिसिया और बेंसन उसके सामने दौड़े। कैडेट काने, रुकें इससे पहले कि मुझे बल प्रयोग करना पड़े। बेन की संकुचित आंखें उसे घूर रही थीं। जैस्मिन उनके दोनों ओर खड़ी थी और दोनों ने मिलकर काना के चारों ओर एक दीवार बना दी। उसकी आंखों और मुंह से खून लगातार बह रहा था। यह एक भयानक दृश्य था, जिससे ल्यूमिने की त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए। तब एक हल्की सी आवाज के साथ वह जमीन पर गिर पड़ी। एलिसिया और बेंसन ने भ्रम में पलकें झपकाईं और फिर दौड़कर उसकी ओर चले गए। सावधानी से उन्होंने उसे पलट दिया। उसकी आंखें खुली और सफ़ेद रहीं, एक भयावह नज़र जो शून्यता से मिलती थी। उसका चेहरा खून से सना हुआ था, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान नहीं थी। ल्यूमिने धीरे धीरे सेलेस्टिना और जैस्मीन के पास पहुंची। उसकी सांस गले में अटक गई। कैडेट्स एक बार फिर चीखने लगे, कुछ तो उल्टियां करते हुए दुगने हो गए, क्योंकि कानाए मर चुका था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वह चली गई। एलिसिया। बेंसन ने गहरी सांस ली और उसकी नज़र कैडेटों पर पड़ी। एक विसंगति घटित हुई है। जब तक हम ये पता नहीं लगा लेते कि कैडेट काना की मृत्यु क्यों हुई, तब तक यहाँ से कोई नहीं हटेगा। उसके बाद हमें सतह पर लौटना होगा। बहुत सी चीज़ें गलत दिशा में जा रही हैं। ल्यूमिने को लगा कि उसकी उंगलियां ठंडी हो गई हैं। उसका दिमाग खाली हो गया। वह मर चुकी थी। कैसे? क्यों? वह उसे अच्छी तरह से नहीं जानता था, लेकिन ये पहली बार था जब ल्यूमिने ने किसी मृत इंसान को देखा था। उसे उल्टी करने की इच्छा हुई, लेकिन उसने उसे रोक लिया। प्रशिक्षकों ने शांति से काम लिया, जैसा कि उसके आसपास के अन्य लोगों ने भी किया, लेकिन वह यहाँ कमजोरी नहीं दिखा सका। ल्यूमिने, आवाज ने उसे उसकी मूर्छा से बाहर निकाला। वह अपनी बाईं ओर मुड़ा और देखा कि येलेना वहां खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह अपनी बाहों को पकड़े हुए कांप रही थी। येलेना, क्या हुआ? जब उसने उसके असामान्य व्यवहार को देखा तो उसे चिंता होने लगी। येलेना ने धीरे से अपना सिर हिलाया और बड़ी बड़ी आंखों से उसकी ओर देखा। मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे हर समय देख रहा है। ल्यूमिने ने उसकी बात को अनसुना करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन तुरंत ही उसे बंद कर दिया। यहाँ एक मृत शरीर पड़ा था, और येलेना को लगा कि उसे देखा जा रहा है। उसके हाथ में चांदी की तलवार प्रकट हुई, जिसने जैस्मीन और सेलेस्टिना का ध्यान आकर्षित किया, जो दोनों के पास पहुंची। क्या तुम्हें कोई सुराग मिला? ल्यूमिन ने जैस्मीन के प्रश्न पर अपना सिर हिलाया। नहीं, लेकिन येलेना का कहना है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसे देख रहा है। हम पर हमला हो सकता है। सेलेस्टिना ने चारों ओर देखा, उसके चेहरे पर भ्रम की स्थिति थी। हालांकि मुझे कोई भी आपको देखता हुआ नहीं दिख रहा है। क्या आप जानते हैं कि वे कहाँ से हैं? येलेना ने अपना सिर हिलाया। मैं ऐसा नहीं करता, बल्कि ऐसा है कि मैं हर जगह उसकी उपस्थिति महसूस करता हूँ। ल्यूमिने ने भौहें चढ़ाईं। वह जानता था कि येलेना में अद्भुत अंतर्ज्ञान है, इसलिए वह उसे पागल कहकर खारिज नहीं करेगा। अगर कोई उसे ऐसा महसूस करा रहा था, तो वह उसका दुश्मन ही होगा। लेकिन कौन? वह नहीं जानता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटी सी झपकी हमारे किसी साथी कैडेट की मौत का कारण बन जाएगी। ल्यूमिन और बाकी लोग मुड़े और देखा कि वर्जिल आ रहा है। उसके चेहरे पर आलसी मुस्कान के साथ जम्हाई ले रहा है। वह निश्चिंत लग रहा था, बहुत निश्चिंत, मानो मृत्यु उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। क्या आपको कोई सुराग है कि क्या हुआ होगा? सेलेस्टिना ने यह प्रश्न संदेह के कारण नहीं पूछा, बल्कि इसलिए पूछा क्योंकि वर्जिल मन के बारे में अधिक जानकार प्रतीत होता था। वह डार्क किंग के क्लोनों में से एक को बिना किसी को बताए अपने पास लाने में कामयाब हो गया था, और कैडेट काना की मौत किसी ऐसी चीज से जुड़ी हुई लगती है जिसने शायद उसके दिमाग को भ्रष्ट कर दिया था। लेकिन सभी को निराशा हुई जब वर्जिल ने अपना सिर हिला दिया। मुझे नहीं पता, दुख की बात है। मैं सो रहा था जब आप में से कुछ लोगों की चीख पुकार सुनकर मेरी नींद खुली। उससे भी ज़रूरी बात यह है कि अज़रिएल कहाँ है? वह पहले से ही क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए नीचे उतरा था।
और यह एक अच्छा विचार था। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या होगा? प्रशिक्षक केविन उसके साथ नीचे हैं। तो उन्हें देखो, वर्जिल ने प्रशिक्षकों की ओर इशारा करते हुए कहा। उन्हें कुछ भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है, इसलिए पूछताछ हो रही है। क्या होगा अगर वहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा हो जिससे प्रशिक्षक केविन और अज़रियल खतरे में पड़ जाएं? जैस्मीन का चेहरा काला पड़ गया। ऐसा नहीं था कि वह चिंतित नहीं थी, वह चिंतित थी, विशेषकर अब, पहले से कहीं अधिक। लेकिन वह क्या कर सकती थी? क्या यहाँ सभी को इस संभावना पर छोड़ दिया जाए कि वे अज़रियल को बचाने के लिए काना की तरह मर सकते हैं? वह होगा, लेकिन वह ये विश्वास करना चाहती थी कि अज़रियल खुद को संभाल सकता है। वर्जिल की नज़रें येलेना पर टिक गईं। अज़रियल वाली समस्या को नज़रअंदाज कर रहे हो? क्या हुआ? अपनी जैकेट भूल गए? लगता है कोई खतरनाक व्यक्ति उसकी हर गतिविधि पर नज़र रख रहा है। ओह, ल्यूमिने का स्पष्टीकरण सुनकर वर्जिल के चेहरे पर समझदारी की झलक दिखाई दी। उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। ल्यूमिने ने महसूस किया कि उसके होंठ फड़क रहे हैं। यदि वह कर सकता तो वह वर्जिल को मुक्का मारना चाहता, क्योंकि वह बहुत लापरवाह लग रहा था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका, अभी तक नहीं। क्या ये कोई निजी बैठक है? क्या मुझे आप लोगों के साथ शामिल होने की अनुमति है? एक बार फिर एक आवाज़ सुनाई दी जब एक और व्यक्ति उनकी ओर बढ़ा। सभी लोग आश्चर्य से मुड़े, क्योंकि वे किसी न किसी रूप में किसी व्यक्ति को जानते थे। जैस्मीन ने बड़बड़ाते हुए कहा कि वह व्यक्ति उसके सामने रुका। आखिरकार आलस्य खत्म। नहीं। हाँ, अज़रियल थक गया था, थका हुआ। वह भागा, वह नहीं रुका, वह नहीं कर सका। अगर वह रुक गया, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। वह मर जाएगा, और सब कुछ फिर से करना होगा, जो वह बिल्कुल नहीं करना चाहता था। गर्मी बहुत कष्टदायक थी। काले टीले अंतहीन रूप से फैले हुए थे, हड्डियों से अटे पड़े थे। टिमटिमाते तारों के पीछे छिपा अदृश्य सूर्य उसकी त्वचा पर पिघले हुए लावा जैसा महसूस हो रहा था। जितना अधिक वह आगे बढ़ता गया, गर्मी उतनी ही अधिक बढ़ गई, और उसका पर्दाफाश हो गया। देखा, आंखें हर जगह थीं, फिर भी किसी ने पास जाने की हिम्मत नहीं की। वे जानते थे कि ऐसा करने का मतलब होगा मौत। वह उनमें से किसी को भी नहीं देख सका। अज़रियल उनका शिकार नहीं था। नहीं, अज़रियल इसका शिकार था। द क्रेडलर, पब फ्यूचर एड्स। वह गलत था। क्रेडलर को आग की परवाह नहीं थी। इसने अन्य शून्य प्राणियों से लड़ाई नहीं की, न ही इसका ध्यान भंग हुआ। वह केवल एक ही चीज़ चाहता था, अज़रियल। बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता था। लानत है सब पर, अज़रियल ने शाप दिया। उसका दिल छाती में जोर से धड़क रहा था। चाहे उसके पैरों में कितना भी दर्द हो, वह दौड़ता रहा, क्योंकि क्रेडलर उसके पीछे था। गुनगुनाहट उसके पीछे पीछे आती रही, मृदु और निरंतर। ये हवा में बह रहा था। पहले तो ये धीमा था, मानो कोई लोरी शांत करने के लिए हो, लेकिन प्रत्येक स्वर बढ़ता गया, उसके कदमों की आहट से ऊपर उठता गया, मधुर किंतु दमघोंटू। गुनगुनाहट अधिक स्पष्ट, अधिक कोमल होती गई, मानो वह उसे वापस बुला रही हो, उसे रुकने, आत्मसमर्पण करने के लिए संकेत दे रही हो। ये बहुत नर्म था, बहुत दयालु था, और जैसे जैसे वह करीब आता गया, वह उतना ही भारी होता गया, उसके दिमाग पर दबाव डालता गया, उसकी हड्डियों में धंसता गया, उसे धीमा होने के लिए प्रेरित करता गया। हे भगवान, मैं किस मुसीबत में पड़ गया हूँ? उसने पीछे मुड़कर देखा। अज़रियल ने एक नज़र डालने का जोखिम उठाया और तुरंत पछताया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसका खून ठंडा हो गया। क्रेडलर काली रेत पर सरक रहा था, उसका कंकालनुमा शरीर मुश्किल से ही जमीन को छू रहा था। लंबी, क्षीण भुजाएं उसकी खोखली छाती के पास लिपटे हुए एक बंडल को पकड़े हुए थीं, जबकि उसका सिर, जो उसके नाजुक शरीर के लिए बहुत बड़ा था, थोड़ा सा बगल की ओर झुका हुआ था। तीखी हड्डियों पर कसी हुई पीली त्वचा अंधेरे में हल्की चमक रही थी, मानो ढलते चांद के नीचे कोई बीमार भूत चमक रहा हो। उसका चेहरा छाया में डूबा हुआ था, फिर भी गहरी, खोखली आंखों की रूपरेखा उस पर अविचल ध्यान के साथ टिकी हुई थी। उस प्राणी का अत्यधिक चौड़ा मुंह एक विकृत मुस्कान में कांप रहा था। वह अपनी विकृत लोरी गुनगुना रहा था, मानो किसी बच्चे को शांत कर रहा हो, केवल अब वह उसका पीछा कर रहा था, और उनके बीच की दूरी कम हो रही थी। अपनी धीमी, बहती हुई गति के बावजूद क्रेडलर एक ही समय में हर जगह मौजूद प्रतीत होता था। उसकी गुनगुनाहट हवा में भर जाती थी, जिससे उसके नीचे की रेत भी भारी लगने लगती थी। उसकी बाहों में लिपटा हुआ बच्चा हिलने लगा, मानो उसके भीतर कुछ जीवित हो, और एक क्षण के लिए, भयावह क्षण में, उसने कल्पना की कि जो कुछ भी उसके भीतर है, वह भी उसे देख रहा है। समय बीत रहा है, अज़रियल। पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं है। तुम्हें जल्दी करना चाहिए। क्या? अपने बगल से अचानक आए आवाज से आश्चर्यचकित होकर अज़रियल रेत में लड़खड़ाता हुआ चला गया।
उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने तुरंत अपने आप को संभाला और आगे की ओर दौड़ पड़ा। उसकी चौंकी हुई आंखें उसके सामने घूम गईं। वहां एक व्यक्ति खड़ा था। वह तो बस वहां था, फिर भी हर बार जब अज़रियल पलकें झपकाता था, वह और दूर दिखाई दिया, मुस्कुराते हुए, मानो मेरा दिन इससे अधिक खराब नहीं हो सकता। अज़रियल ने भौहें चढ़ाकर खुद को और भी तेज दौड़ने के लिए प्रेरित किया। लियो हल्के से हंसा। अज़रियल को ये देखकर चक्कर आ गया कि लियो बिना हिले डुले कैसे प्रकट होता रहा। हमने कई हफ्तों से एक दूसरे को नहीं देखा है और यह पहली बात है जो आपने कही। कितना असभ्य। उसे अनदेखा करते हुए अज़रियल ने देखा कि गुनगुनाहट धीमी होती जा रही है। क्या इसने मुझे खो दिया? दांत पीसते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। क्रैडलर अब वहां नहीं था। उसके पैर सुन्न होने लगे और कोई अन्य विकल्प न होने पर वह एक विशाल चट्टान की ओर भागा। वह समय पर रुक नहीं सका, लड़खड़ाकर पीठ के बल गिर पड़ा। वह सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था, टिमटिमाते तारों को देख रहा था। अचानक उसका ध्यान लियो के सिर से अवरुद्ध हो गया, जो उसके ऊपर मुस्कुरा रहा था। क्या तुम्हें सचमुच यहीं आराम करना चाहिए? तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। हमला किसी भी क्षण हो सकता है। अज़रियल का चेहरा कठोर हो गया। मेरी यादें देखकर आपको बहुत मजा आया होगा। लियो ने सिर हिलाया। सच में, इस बार मैंने हर चीज पर गौर किया, भूत और वर्तमान। सच में, तुम एक दिलचस्प इंसान हो, जैसा मैंने अब तक किसी और से नहीं देखा। लियो ने अज़रियल की बांह पर नजर डाली। इतने समय के बाद भी मैं यह नहीं समझ पाया कि आपके उस टैटू का क्या मतलब है। नहीं, उसने अपना सिर हिलाया, उसकी आवाज में निराशा झलक रही थी। मुझे ये समझ आ गया, ये कहना बेहतर होगा कि मैं भूल गया हूँ। मैं इसे अपने दिमाग में नहीं रख पा रहा हूँ। कितना परेशान करने वाला है। अज़रियल ने उसे थके हुए भाव से देखा, जबकि लियो की आंखें उसकी आंखों से मिल गईं। फिर भी मैंने नहीं सोचा था कि तुम चुपचाप मुझे अपनी सारी यादें छानने दोगे। अज़रियल के होठों से एक सूखी हंसी निकल गई। क्यों परेशान हो? तुम्हारा जीवन अस्थायी है। तुमने मेरी ताकत का गलत आकलन किया। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत थी, हालांकि अगर मैं करता भी तो बहुत मुश्किल होता। लियो की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई और उसकी जगह एक गंभीर भाव ने ले ली। सच में, लेकिन मुझे कौन दोष दे सकता है? उस सोलोमन की वजह से मेरे पास तुम्हारे दिमाग में अपना ये घटिया रूप डालने के लिए बमुश्किल ही समय था और मुझे भागना पड़ा। तुमने सच में मेरी जिज्ञासा जगा दी थी, समझ रहे हो? मैंने यूरोप में बहुत सारे सैनिकों को निगल लिया था, फिर भी वे सब इतने उबाऊ थे। मुझे लगा था कि तुम भी कोई खोया हुआ बच्चा हो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। लेकिन किसने सोचा होगा, तुम सचमुच खो गए थे, अपनी दुनिया से भटक गए थे और यहाँ आ गए थे, एक किताब की दुनिया में। क्या यह अजीब नहीं है कि हम सब तुम्हारी नज़रों में जिंदा हुए अक्षरों का एक समूह मात्र हैं? लियो नीचे झुक गया, उसका चेहरा अज़रियल से कुछ इंच की दूरी पर था, उसकी मुस्कान गहरी होती जा रही थी। तुम बहुत कमज़ोर हो, मैं तुम्हें वहीं मार सकता था। तुम्हारी उस दुनिया की छोटी बहन को दिखाना ही तुम्हें तोड़ देने के लिए काफ़ी था। आह, लेकिन इसमें कोई मज़ा नहीं होगा, है ना? मैं जानना चाहता था कि मैं तुमसे और क्या सीख सकता हूँ। तुम्हारे पास और क्या है? मुझे खुशी है कि मेरा ये रूप कम से कम तुम्हारी यादें पढ़ने के लिए काफ़ी था। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। इस संस्करण से उसकी सारी यादें बरकरार रहेंगी। ये बुरा था। तो अब आप क्या करने जा रहे हैं? अज़रियल अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने लगा था, लेकिन उत्सुकतावश नीचे ही बैठा रहा। उसने अभी भी क्रैडलर की गुनगुनाहट नहीं सुनी, जिसका अर्थ था कि वह अभी सुरक्षित है। मैं देखूंगा कि ये कैसे होता है। क्या तुम असफल होगे? सफल होगे। उसके बाद मैं चला जाऊंगा। कम से कम मेरा ये रूप तो चला जाएगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। अचानक लियो का हाथ अज़रियल की गर्दन तक पहुंच गया और अज़रियल हिला तक नहीं। लियो का हाथ उसके शरीर से होकर गुजरा, जिससे एक ठंडा खालीपन रह गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं तुम्हारे लिए आऊंगा। असली मैं। तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है अज़रियल, मुझे ऐसी चीज़ें दिखाई जिनके बारे में मुझे लगता था कि वे संभव नहीं हैं। इसके लिए तुम मेरा अंतिम भोजन होगे। अज़रियल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसके सिर में खतरे की घंटी बज उठी। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसका हर अंग चिल्ला रहा था कि उसने कुछ ऐसा बनाया था जो अस्तित्व में नहीं होना चाहिए था। लियो खड़ा था, उसकी बाहें फैली हुई थीं, उसके चेहरे पर एक पागलपन भरी मुस्कान फैली हुई थी। वह लड़का जो इस दुनिया में नहीं है। तुम्हारे सिर से बड़ा कोई सिर नहीं होगा जिसे खाया जा सके। कमबख्त मनोरोगी। अज़रियल ने खड़े होकर अपने दांत पीस लिए। वह सुनना बंद कर चुका था। उसी समय उसके पीछे से गुनगुनाहट वापस आ गई, जिससे हर गुजरते सेकंड के साथ उसका मूड खराब होता गया।
इसलिए उसने फिर से दौड़ना शुरू कर दिया। याद रखना अज़रिएल, तुम सिर्फ मेरे हो तन और मन से, मेरे अलावा कोई और तुम्हारी जान नहीं लेगा। आखिरकार तुम और मैं एक ही हैं। तारानकन 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 तारानकन। ऐसा लगा जैसे घंटों दौड़ना पड़ा। क्रैडलर द्वारा पीछा किए जाने के दौरान लगातार गुनगुनाहट सहन करनी पड़ी। अंततः अज़रिएल को उसके गंतव्य तक पहुंचा दिया गया। शायद ये सबसे अच्छा था कि क्रैडलर उसके पीछे था, क्योंकि किसी और ने उसके पास आने की हिम्मत नहीं की। उसके सामने एक प्राचीन गोलाकार मंच था जो उस पहली मंजिल की याद दिलाता था जहां डार्क किंग रहता था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे आश्चर्य है कि ऐसी चीज किसने बनाई। लियो की आवाज गूंजी, लेकिन अज़रिएल ने गहरी सांस लेते हुए टिप्पणी को अनसुना कर दिया। यहाँ कुछ भी नहीं। वह आगे बढ़ा। जैसे ही उसने ऐसा किया, मंच के प्राचीन चिन्ह चमक उठे, चमकने लगे जैसे जमीन फट गई हो, और एक विशाल मुख प्रकट हुआ, नीचे की ओर जाती हुई एक विशाल सीढ़ी। अरे, ये तो लगभग आ ही गया। बिना किसी हिचकिचाहट के अज़रिएल जितनी तेजी से हो सकता था नीचे की ओर भागा। उसके पैरों में दर्द उठा, वह पीड़ा से चीख रहा था, फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। वह करीब था। आगे सब कुछ अंधकार में डूबा हुआ था। गुनगुनाहट निकट आती जा रही थी और अधिक आग्रहपूर्ण होती जा रही थी। अज़रिएल का दिल तेजी से धड़कने लगा, मानो उसकी छाती से फटने को आतुर हो गया हो। जब वह अंततः अंतिम सीढ़ी पर पहुंचा तो प्रकाश की एक किरण ने कक्ष को प्रकाशित कर दिया। दीवारों पर लगी मशालें जलने लगीं, जिससे एक परित्यक्त सुरंग दिखाई देने लगी, जिसे समय ने बहुत पहले ही बुला दिया था। उसने अपने होंठ काटे और थोड़ा धीमा हो गया। क्रैडलर पहले से ही सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू कर चुका था। अरे छी, चलो। वह इतनी तीव्र गति से चल रहा था कि न तो चलने जैसा था और न ही दौड़ने जैसा। उसे यहाँ सावधान रहना था। छाया में छिपे शून्य प्राणियों की संभावना निश्चित थी, चाहे वे क्रैडलर से डरते हों या नहीं, उसके पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था। वह फंसा हुआ महसूस कर रहा था। अब वह चाहे कहीं भी जाए, कोई भी जगह सुरक्षित नहीं थी। कम से कम सुरंग सूखी थी। टिमटिमाती मशालों से बहुत कम रोशनी मिल रही थी, जिससे दीवारों पर लंबी भयानक परछाइयां नाच रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह आंखों पर पट्टी बांधकर चल रहा हो। मैं एक मनोरोगी हूँ, ठीक इस कमीने की तरह जिसने ऐसा किया। एक तरह से लियो का उसके बगल में होना थोड़ा सा सुकून देने वाला था। शुक्र है वह चुप था। उसकी आवाज़ को दोबारा सुनने का विचार ही अज़रिएल को पागल कर देता। सुरंग इतनी चौड़ी थी कि उसके अंदर 2 सड़कें बनाई जा सकती थीं, जिससे ये भव्य और घुटन भरा दोनों लगता था। अज़रिएल ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। गुनगुनाहट की गति स्थिर बनी रही, न तो वह नज़दीक आए और न ही दूर गई, जिसका एक ही अर्थ था। क्रैडलर भी उतना ही सतर्क था जितना वह था। वह ये निर्णय नहीं कर पा रहा था कि यह अच्छा है या बुरा। सुरंग अंतहीन रूप से फैली हुई थी, जिससे उसकी धारणा विकृत हो रही थी। चलते समय समय विकृत हो रहा था, और वह चलता ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह घंटों चल रहा हो। 10,000 कदमों के बाद वह गिनती भूल गया। वह अंधेरे में अकेला नहीं था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हजारों शून्य प्राणी छाया को भेदते हुए आ रहे हों। फिर भी एक बार फिर कोई भी संपर्क में नहीं आया। लेकिन इस बार यह अलग महसूस हुआ। गुनगुनाहट उसे कुतर रही थी, उसके दिमाग को एक दबाव की तरह जकड़ रही थी, उसे रुकने, आराम करने, आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित कर रही थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, और अंततः एक अनंत काल के बाद सुरंग समाप्त हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत समय बाद पहली बार अज़रिएल मुस्कुराया, एक तनावपूर्ण, लगभग हताश मुस्कान। वह रुक गया। गुनगुनाहट करीब आती गई, लेकिन ये ठीक था, क्योंकि उसके आगे कुछ और भी भयानक था।